वाल्मीकियों की बस्ती में आग लगा दी गई है और 3 वाल्मीकियों को जिंदा जला दिया। दिल्ली के केस ट्रांसफ़र होने के बाद तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि इस केस के आरोपी कहाँ पर जो है वो डिटेन किए गए हैं। मैंने कहा जी वो हिसार सेंट्रल जेल में है और सेंट्रल जेल में उनको है ना वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो जज साहब इस बात पे बड़े गुस्सा हुई। उन्होंने कहा कि तुरंत सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र किया जाए। तो सभी आरोपियों को नेक्स्ट डे तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके इमीडिएट बाद जिस कम्युनिटी के वो आरोपी थे उस कम्युनिटी ने पूरे हरियाणा में रोष प्रदर्शन शुरू कर दिए। अच्छा, आपने अपने इंटरव्यू में एक और बात कही कि ये जो पूरा केस चल रहा था उस दौरान आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका का जिक्र किया कि उन्होंने कैथल के गेस्ट हाउस में एक मीटिंग करी थी गुप्त, और आपने कहा कि उन्होंने कुछ बातें अपने समाज के लोगों को कही। पुलिस हमारे केस में विक्टिम्स पार्टी को मजबूर करती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मोटिवेट करती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, भाईचारे के नाम पर खाप पंचायतें मजबूर करती हैं। आप जो खाप पंचायत की इमेज बता रहे हैं या जो बात आप बता रहे हैं, एक दूसरी इमेज भी है रजत जी, उसको ये बताया जाता है खाप पंचायतें, खुद उनके जो प्रधान है वो भी ये कहते हैं कि भाई हम तो जो कमज़ोर है उसकी तरफ होते हैं हमेशा, हम तो उनकी आवाज़ उठाते हैं। जो लोग पुलिस के समर्थन में नारे लगाने गए थे उनके खिलाफ भी पुलिस के ऊपर हमला करने के, डीएसपी की नाक तोड़ने के, इस तरह के केसेस दर्ज हैं जो जिनको आप सो कॉल्ड किसान नेता बोल रहे हो। ठीक है, मिर्चपुर में भी पूरे हरियाणा की खाप पंचायत इकट्ठा हुई थी, मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा था भाई पूरे हरियाणा का भाईचारा बिगड़ जाएगा। मैं 100 बार बिगड़े पे भाईचारा। अच्छा, एक जैसे आपने किसान आंदोलन पर टिप्पणी की, आप तो उसे एक पर्टिकुलर बिरादरी का आंदोलन ज़्यादा कहते हो कि भाई पंजाब में जट सिखों का था, हरियाणा में जाट थे उसमें, तो ऐसा क्यों है? सारी दुनिया तो उसे किसान आंदोलन कहती है कि किसानों का आंदोलन था, आप उसे फिर लोग कहेंगे आप बिरादरी का रंग दे देते। शैलजा के साथ अभी रिसेंट विधानसभा चुनाव में उसको सरेआम गाली दी गई। कुमारी शैलजा ने आज तक उस बारे में कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं की और गाली उसको नहीं दी थी, पूरी कम्युनिटी को दी थी। किसी से भी पूछना, SC/ST एक्ट के केस में मैं सबसे पहले उनको ये कहता हूँ कि अगर आपको केस अंत तक ले जाना है, स्टैंड करना है, तो मैं आपका केस लड़ूंगा, अदरवाइज केस नहीं लड़ूंगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता। और हरियाणा की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा केस था जिसमें SC/ST एक्ट में लोगों को 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और इतने बड़े इंसिडेंट में इतने बड़ी संख्या में लोगों को सज़ा सुनाई गई है और 103 लोग 2 साल तक जेलों में रहे हैं। इसमें से एक SHO भी 2 साल तक जेल में रहा है। गणेश वाल्मीकि वाले मामले में खुद कृष्ण बेदी को हाथ जोड़ने पड़े DGP के सामने, पर्चा दर्ज कर ले, मेरी इज्जत का सवाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान एक वकील हैं और वकील भी ऐसे कि उन्होंने एक केस लड़ा जो हरियाणा की हिस्ट्री में नज़ीर बना, मिसाल बना दलित समुदाय के लिए, और न सिर्फ दलित समुदाय के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए। और वकील ऐसे भी कि जब वो केस लड़ रहे थे तो उन्हें कई मौके ऐसे आए जब अंडरग्राउंड रहना पड़ा। 6 महीने तक उनके घर के बाहर पुलिस चौकी रही, 10-15 पुलिस वाले तैनात रहते थे और बड़ा वो जो कांड था उसका नाम है मिर्चपुर कांड। तो मिर्चपुर कांड से सुर्खियों में आए रजत कलसन आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है। रजत जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप ठीक ठाक हैं? बीते दिनों आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से क्या चल रहा है, परिवार में कैसा माहौल है? बीते दिनों मेरी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ समय पुलिस थानों में काटना पड़ा, कुछ समय जेल में काटना पड़ा। अल्टीमेटली मेरी बेल हुई। अब ऑलमोस्ट सब ठीक ठाक है और फैमिली मेम्बर कुछ समय के लिए चिंतित थे, लेकिन अब वो भी अच्छा फील कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं एक एक करके सारे मुद्दों पर आऊँगा। सबसे पहले शुरुआत में करता हूँ कि आपके बारे में जानेंगे कि जैसे मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड देख रहा था, आपके पिताजी वकील हैं, भाई भी आपके वकील हैं, तो आपके परिवार में ये वकालत विरासत में मिली है, क्या मामला है और कैसे आपकी शुरुआत हुई, जरा बता दीजिए हमें। मेरी मदर जो हैं वो MA पॉलिटिकल साइंस हैं और जिस समय उन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस की थी उस समय लड़कियों को मतलब पढ़ाई के लिए बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। और मेरे फादर 71 के एनरोल्ड एडवोकेट हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की थी। उस समय 2 साल की लॉ होती थी। और इससे पहले जो मेरे दादाजी थे और जो मेरे एंसेस्टर्स थे वो बिल्कुल ही जो एक डाउन टू अर्थ फैमिली जिसको बोलते हैं, मेरे दादाजी जूती काटने का काम करते थे और उससे पहले जो मजदूरी या इस तरह के काम करते थे। तो वकालत तो मेरे फादर ने ही शुरू की है।
तो फादर से ही हमें वकालत करने की प्रेरणा मिली और उनकी वजह से आज मैं वकील हूँ, मेरे छोटे भाई वकील हैं, मेरी वाइफ वकील है और मेरे जो और फैमिली में रिलेशन में है, मेरे फादर से प्रेरणा लेके वो भी वकील बने हैं और सक्सेसफुल वकील हैं आज वो सोसाइटी में। जी। अच्छा, आपने प्रैक्टिस कब शुरू की और ये जो वाटरशेड मूवमेंट है मिर्चपुर वाला, ये आया उससे पहले तो आपको कोई जानता नहीं था, तो कहाँ थे रजत कलसन बतौर वकील, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे? मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से लॉ की थी और 5 ईयर लॉ थी 1997 से लेके और 2002 तक। 2003 का मैं एनरोलमेंट मैंने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में कराया और 2003 से पहले से ही जब मैं लॉ करता था तो अपने फादर के पास मैं आता जाता था कोर्ट्स में और उनकी जो वकालत की तरीके हैं वो कैसे काम करते हैं वो सारे के सारे मैं देखता था। और मेरे फादर उस टाइम ये मानिए कि अकेले एससी कम्युनिटी से लॉयर थे, तो सारी एससी कम्युनिटी के लोग उनके पास आते थे अपने काम कराने के लिए, चाहे वो एट्रोसिटी विक्टिम्स हों, चाहे वो सिविल मैटर्स हों, चाहे क्रिमिनल मैटर्स हों। तो बहुत सारे लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे, तो मेरे फादर बड़ा मतलब दिल खोल के उनकी मदद करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते थे। तो इन 5, 6, 7 साल मैंने 2007, 8, 9, 10 तक फादर के साथ काम किया और देखा कि स्कूलिंग में, कॉलेजिंग में मुझे पता नहीं चला कि मेरी कम्युनिटी के साथ समाज में एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन जब मैं कोर्ट्स में मेरे फादर के साथ टाइम स्पेंड किया तो पता चला कि बहुत ही बुरे हालात में मेरा समुदाय है। और फर्स्ट ब्रेक जो था मेरे को वो मिर्चपुर कांड से 2010 में जो है वो मिला था और उसके बाद की सारी बातें शायद आप लोग जानते हैं। चलिए मिर्चपुर पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ना एक मैं जब आपके इंटरव्यू के लिए थोड़ा इधर उधर देख रहा था चीजें, तो पता लगा कि कोई प्लॉट पर कब्जे की कहानी है। आपका किसी विवाद हुआ, कोई सांसद का बॉडीगार्ड था, क्या मामला था और किस सांसद का वो बॉडीगार्ड था? हमारे मैं जिला हिसार हांसी में रहने वाला हूँ और हांसी में हम लोगों के पास एक प्लॉट था छोटा सा 200 गज का और जिस जगह पे वो प्लॉट था वहाँ पे सारे एससी कम्युनिटी के लोगों के ही प्लॉट्स थे और उस जगह पर एक जो भू माफिया जिसको हम बोलते हैं और उस भू माफिया को जो लीड कर रहा था वो एक पुलिस मैन था और वो पुलिस कर्मी जो था वो एक उस टाइम सिटिंग एमपी थे मिस्टर धर्मवीर जो भिवानी से एमपी बनते थे, तो उनका गनमैन था। तो उस टाइम पावर का और मिसयूज़ करके उन लोगों ने गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए, उसमें मेरे प्लॉट पर भी कब्जा किया और ये जान के बड़ा दुख हुआ कि एडवोकेट होने के बाद मैंने जब लॉ की थी तो बड़ा बताया जाता था कि वकील बड़ा पावरफुल होता है, वकील से पुलिस डरती है और कोर्ट में सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, इस तरह की बातें हम लोगों को बताई जाती थी। लेकिन जब बीइंग एन एडवोकेट बीइंग ए एडवोकेट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मैंने लड़ाई शुरू की तो देखा कि अगर आप एडवोकेट हो और अगर एससी कम्युनिटी से हो तो आपका एडवोकेट होना ना होना बराबर है। वो कैसे? ना तो आपकी पुलिस सुनती है, ना ऑफिसर सुनते हैं, ना कोई और सुनता है, चाहे आपके साथ कितना ही हीनियस क्राइम हो गया हो। क्योंकि हरियाणा क्या पूरे इंडिया में एससी कम्युनिटी में पैदा होना एक बहुत बड़ा दुस्वप्न है और मैंने उसको फील किया है सबसे शुरुआत में ही, मेरे प्रैक्टिस के सबसे शुरुआत में ही हमारी फैमिली के खुद के प्लॉट पे कब्जा हुआ, पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी, ऑफिसर्स के पास गए, उन्होंने हमारा कब्जा नहीं छुड़ाया, अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ा, हम लोगों को थ्रेट्स मिली, थ्रेट्स पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, मारपीट की गई, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, अल्टीमेटली हमें कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से हम लोगों को रिलीफ मिला और फिर जाके हम लोगों के प्लॉट को रिलीज़ किया गया। तो ये बात सही कहते हैं लोग कि भाई जुडिशल सिस्टम जो है लोगों का इसमें विश्वास है और आज भी जुडिशल सिस्टम के सहारे ही भारत जो है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को रिलीफ जुडिशल सिस्टम से ही मिला और ये भी सच्चाई है कि कास्टिज्म बहुत बड़ा एक सच्चाई है इस देश का और इस प्रदेश का और मुझे नहीं लगता आने वाले 50-100 सालों में आप इससे बाहर निकल पाओगे। अच्छा, आप अपने प्लॉट वाला जो कब्जे की बात, आप वो केस जीते, आपको वो कब्जा छूटा, प्लॉट तो मिल गया, लेकिन फिर आपकी एंट्री होती है मिर्चपुर के केस में। मिर्चपुर रजत जी एक ऐसा कांड है जिसको नेशनल मीडिया ने खूब कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। दलित बस्ती को जलाया गया, एक पिता उनकी बेटी को जलाया गया और लोगों ने पलायन किया। तो इस केस की थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे, कैसे आप इस केस से जुड़े, कैसे आपने केस लड़ा और क्या क्या परिस्थितियां उस वक्त आई, सजा तक कैसे पहुंचे जिन लोगों को आपने सजा दिलाई?
देखिए, मिर्चपुर कांड 21 ऑफ जून 2010 की बातें हैं, और उस समय मैं हांसी कोर्ट में ही था, फादर के चैम्बर में ही था, और मेरे फादर के एक दोस्त हैं, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में, और वो जाट कम्युनिटी से थे और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे फादर के, टीचर थे वो। मिर्चपुर में टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको टीचर्स का गांव भी बोला जाता है। तो मेरे फादर के पास अक्सर आते जाते थे, तो उस टाइम छोटे फ़ोन चलते थे 2010 में। तो मेरे फादर के जो मित्र थे उनके पास कॉल आया, तो वो उस समय खुशी से चिल्लाने लगे, ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हालांकि वो बड़े प्रोग्रेसिव और लिबरल सोच के थे, कास्टिज्म को मानते थे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो फ़ोन पे समाचार सुना उससे बड़े खुश थे वो। और उन्होंने समाचार ये सुना कि वाल्मीकियों की बस्ती में आग लगा दी गई है और 3 वाल्मीकियों को जिंदा जला दिया, तो बड़े खुश हुए। हमने पूछा, मास्टर जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, ये वाल्मीकियों ने खून पी रखा था, आज उनको सबक सिखा दिया, उनकी बस्ती जला दी और 3 मार दिए। तो ये हम लोगों ने खबर सुनी, तो हम लोग बड़े शॉक्ड थे कि मतलब इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम हुआ है, एंड जो ये इंसान है ये बड़ा खुश हो रहा है। तो उसके बाद ये खबर बहुत बुरी तरह फैल गई, और नेक्स्ट डे मुझे बड़ा बुरा लगा कि हमारी कम्युनिटी के साथ इस तरह हुआ है। तो मैंने अपने कुछ दोस्त जिनमें एडवोकेट्स थे, एडवोकेट्स के असिस्टेंट थे, कुछ लॉ स्टूडेंट थे, हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक मेमोरेंडम तैयार किया कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो जो उस टाइम एसडीएम साहब थे उनको हम लोगों ने एक एजिटेशन करके वो ज्ञापन सौंपा, और उसके बाद फिर मैं शांत हो गया। मुझे लगा कि बड़े लोग संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद उसमें लगातार न्यूज़पेपर्स में खबर आ रही थी कि मिर्चपुर कांड हुआ, लोग मारे गए, अभी भी डेड बॉडी का संस्कार नहीं हुआ है, लोग सड़कों पर बैठे हैं, कुछ लोग सड़क गांव छोड़कर सेक्रेटेरिएट में आ गए हैं। इन द मीन टाइम मेरे को पता चला कि कुछ लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में लाया गया। अच्छा। तो कोर्ट में जब हम लोग पहुंचे, मैं अपने 1-2 साथियों के साथ कोर्ट में गया, तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। इतने बड़े केस में आरोपियों को कोर्ट में पकड़ के लाया गया, पुलिस जो है पुलिस रिमांड की जगह, इतने बड़े केस में पुलिस रिमांड मांगना चाहिए था, जो वेपन्स है उनकी रिकवरी होनी चाहिए थी, दूसरे आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिमांड मांगना चाहिए था, और भी बहुत सारे सबूत होते हैं घटनास्थल पर, उनको इकट्ठा करने के लिए भी सारी की सारी पुलिस रिमांड की ज़रूरत होती है। लेकिन पुलिस ने फ्लैटली जुडिशल रिमांड मांगा हुआ था। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ कि पुलिस ना डेलिबरेटली नेग्लिजेंटली इस मामले में कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मैं उस टाइम उस केस में ऑफिशियल वकील नहीं था। अच्छा। तो मैंने जज साहब थे उसमें, जज साहब को कहा, मैं जज साहब इस केस में तो पुलिस रिमांड होना चाहिए। इस केस में डीजल और पेट्रोल के जो ड्रम है वो उनसे आग लगाई गई थी, लाठी डंडे बर्छी डेडली वेपन्स यूज़ किए गए थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो इनसे उगलवाना चाहिए पुलिस रिमांड के दौरान, ये तो मांग ही नहीं रहे हैं। तो जज साहब ने बोला, आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा, जी मैं विक्टिम्स की तरफ से हूँ। बोला, आपका वकालतनामा कहाँ पर है? मैंने कहा, जी मेरा वकालतनामा तो अभी नहीं है, लेकिन मैंने संपर्क किया है, वो लेके आ रहे हैं। तब तक आया नहीं था आपका? नहीं, एक्चुअली मैंने बात भी नहीं की थी। अच्छा। मैंने विक्टिम से बात भी नहीं की थी। तो जज साहब ने कहा, आपने जो बोला है सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आपका वकालतनामा फाइल पे नहीं आएगा ना, तब हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की डिस्क्रिशन है कि वो पुलिस रिमांड मांगे या ना मांगे। मैं, योर ऑनर, ये तो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। बोला, वट एवर, अच्छा। हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन नहीं कर सकते जब तक कि कोई हमारे पास लिखित में कुछ ना हो। फिर मैंने सोचा कि ये तो पुलिस सारा का सारा केस खराब कर देगी। फिर मैं मिनी सेक्रेटेरिएट में हिसार में, वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पर मैं गया। मैंने उनको सारी जो ग्राउंड रियलिटी जो थी कोर्ट्स में हो रहा था पुलिस के द्वारा, वो सारी की सारी उनको बताया कि इस तरह से अगर आपने इस केस में आप सड़कों पे बैठे हो, आप डिमांड करो, लेकिन कोर्ट में भी आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। आप मुझे केवल वकालतनामा लिख के दो, अथोराइज करो कि मैं आपका केस लड़ सकता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि मैं मुझे कुछ जानता नहीं था उस टाइम।
लेकिन मेरे फादर की वजह से उन्होंने मुझे वकालतनामा साइन करके दिया, और उसके बाद जो है मिर्चपुर केस में मैं ऑफिशियल वकील हुआ, और उसके बाद हमने लड़ाई लड़नी शुरू की, और जो उसको है ना हम एक कंक्लूजन तक लेके आए, उसमें हम लोगों ने सजाएं कराई। लेकिन इसमें एक चीज बीच में ये भी जानना चाहूंगा कि केस मिर्चपुर गांव में हुआ, यहाँ हिसार में सुनवाई चल रही है, इसको दिल्ली कैसे ट्रांसफर किया गया, क्या परिस्थितियां बनी कि रोहिणी कोर्ट में इसकी सुनवाई करानी पड़ी फिर? देखिए, मिर्चपुर केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कराने की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, इसमें मैं इनकी तरफ से ऑफिशियली वकील बना विक्टिम्स की तरफ से, और इस केस में करीबन 130 लोगों को फर्स्ट उसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक्चुअली पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट जो थी, उस समय जो गवर्नमेंट थी वो उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम साहब थे, और जो उस टाइम डीजीपी थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे, वहाँ के डीसी थे, सभी के सभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे। तो ऊपर से जो आरोपी थे जो इस केस के, उनके समर्थन में उनकी कम्युनिटी के सभी गांवों के लोग इकट्ठा हो गए, खापे इकट्ठा हो गई, पंचायतें इकट्ठा हो गई, और प्रशासन पे दबाव डाल दिया कि अगर गिरफ्तारी की गई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की थ्रेट्स दी गई। तो हमारे एक दिल्ली के साथी थे, एनजीओ उनकी थी ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, तो सीनियर एडवोकेट थे कॉलिन गोंजाल्विस, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने मिलकर एक पटिशन फाइल की। तो उसमें पहले तो हमने रिहेबिलिटेशन की मांग की, और उसके बाद ये कहा कि इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को ज़बरदस्त फटकार लगाई कि आप पे अरेस्ट नहीं किए जाते तो हम सेंट्रल की एजेंसीज को केस दे देते हैं, वो अरेस्ट करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 130 लोग अरेस्ट किए। इन्वेस्टिगेशन में 103 लोग जो थे वो बतौर आरोपी पुलिस ने रखे, जिसमें से 5 लोग जुनाइल थे। अच्छा। और उनको गिरफ्तार किया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन थी, फर्स्ट चालान जो इस केस का था 42 लोगों के खिलाफ, क्योंकि जुडिक्शन हिसार कोर्ट की थी, तो हिसार की सेशन कोर्ट में जो था वो चालान दिया गया वहाँ पर। और जैसे चालान दिया गया तो आउट ऑफ वे जाके आनन फानन में चार्ज फ्रेम करवा दिए सरकारी वकीलों ने, और केस को एविडेंस की स्टेज पे ले आए, क्योंकि चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो जाए, निपटारा भी कंप्रोमाइज के वे में। और उन दिनों नवंबर 2010 की बात थी, उसमें मेरे 11 विटनेसेस के समन आए हुए थे, और उनसे मेरी बात हुई। वो हिसार कोर्ट में थे। तो जब मैं उनसे कोर्ट में मिलने के लिए गया, तो मेन कंप्लेनेंट करण सिंह थे, जो जिस जहाँ से केस शुरू हुआ था। तो करण सिंह से मैं जब बातें करने लगा, तो उस समय आप नहीं मानोगे, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर 500-600 लोग थे, आरोपियों के समर्थक, खाप पंचायतों के लोग, और मेरे सारे विटनेसेस को उन्होंने घेर रखा था। उनके बीच उनको भेद के मुझे अपने विटनेस के पास जाना पड़ा, और जब मैं विटनेस से बात करने लगा तो मेरे को वो धमकाने लगे कि भी तू कौन है। मैंने कहा मैं जिसका वकील हूँ, और इनकी इसकी गवाही है, आज गवाही करानी है। मुझे नहीं पता था वो उसको 1 ओवर करके लेके आए हैं, डरा के धमका के। अच्छा। विटनेस इतना टेरराइज था कि वो एक शब्द बोलने के हालत में नहीं था। तो जब मैंने उसको कहा कि मैं तो इसकी गवाही कराऊंगा और पॉजिटिवली कराऊंगा, तो उन्होंने वहीं पे कोर्ट के बाहर ही मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। अच्छा। मारपीट शुरू कर दी। तो मैंने वहाँ पे तुरंत भाग के और कोर्ट के अंदर गया, जज साहब को बताई, मैं जज साहब इस तरह विटनेसेस को थ्रेट किया जा रहा है, उनको 1 ओवर करके लेके आए हैं, और मुझे मेरे साथ भी मैन हैंडलिंग की है, मेरे साथ भी मारपीट करने की कोशिश की है, मुझे धमका रहे हैं। तो जज साहब बोले वकील साहब ऐसा है, इसमें तो विक्टिम्स जो विटनेसेस हैं वो आके बोलेंगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, आपके कहने से तो कुछ नहीं कर सकता मैं जी मेरे साथ भी की है। तो बोला पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। मैं जी पुलिस का तो आपको पता ही है सारा का सारा क्या चल रहा है। बोला फिर मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मेरे देखते ही देखते विटनेसेस को 1 बाय 1 कोर्ट में लाया गया, और जो सरकारी वकील होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करना, उनके केस को कंडक्ट करना, वो एक्यूज्ड के वकीलों के साथ खड़े हुए थे। इवन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी उस टाइम का जो था वो एक्यूज्ड के वकीलों के साथ खड़ा हुआ था, और मेरे 11 विटनेसेस जो हैं वो हॉस्टाइल करा दिए गए। अच्छा। मुझे अपना पक्ष रखने को भी अलाउ नहीं किया गया।
ये कहा कि कंप्लेनेंट के काउंसिल तो कंडक्ट कर नहीं सकते, जबकि लीगल प्रोविजन मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब वो विटनेसेस हॉस्टाइल हुए तो जज साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि वकील साहब, अगर आपको लगता है कि आपके विटनेसेस को थ्रेट किया जा रहा है, वो यहाँ पे सही बात नहीं रख पा रहे हैं, तो कानून पढ़िए आप। 406 जो है सीआरपीसी का, उसमें एप्लीकेशन दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र कराओ, स्टेट से बाहर ट्रांसफ़र कराओ, आपकी मर्जी है। फिर हम लोगों ने 406 में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली, जो ऑलरेडी पटिशन हमारी डली हुई थी। उसमें मैंने अपना एफिडेविट जो मेरे साथ हुआ था वो लिख के दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लेके हिसार के सेशन जज को कहा कि एडवोकेट ने जो अपना एफिडेविट दिया है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये वेरीफाई कीजिए। तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जज से मिले। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि हाँ, वकील हमारे पास आए थे, ये कंप्लेंट की थी और बहुत डरे हुए थे। उस आधार पे केस को ट्रांसफ़र करने की सुप्रीम कोर्ट ने फिर बात रखी। तो हरियाणा सरकार चाहती थी अगर ट्रांसफ़र हो ही रहा है, तो उनको लगता था कि ट्रांसफ़र तो होगा, तो हरियाणा का सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल्स थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करा दो। मैं जी चंडीगढ़ तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, अगर चंडीगढ़ तो सब कुछ, सारी सरकार चंडीगढ़ ही बैठी है, आप इसको दिल्ली ट्रांसफ़र कीजिए। तब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में इस केस को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, एक वाकया और है कि बीच में जब दिल्ली में सुनवाई चल रही थी तो वहाँ की एक जो जज थी वो विजिट के लिए आई और वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति घटी कि भागना पड़ा आप लोगों को और जज को भी कुछ मिसगाइड किया गया। जी, सीआरपीसी में जज साहब को पावर है कि वो स्पॉट इंस्पेक्शन कर सकती है। तो कुछ गवाह जो थे वो कोर्ट, रोहिणी कोर्ट में एग्जामिन हो गए थे और जज साहब ने इच्छा जाहिर की कि मैं स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहती हूँ। अच्छा। तो डे फिक्स हुआ, अगस्त 2011 का कोई डे था, 14 था या कुछ ऐसा डे था। उस दिन का डे फिक्स हुआ। जज साहब ने सुबह हाँसी पहुँचना था, हाँसी रेस्ट हाउस, और जज साहब हाँसी रेस्ट हाउस पहुँचे। हाँसी रेस्ट हाउस पहुँचे तो जो आरोपी पक्ष के दिल्ली से 50-60 वकील उनके साथ थे। तो जज साहब रेस्ट हाउस में मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि आप कंप्लेनेंट के वकील हो, आप मुझे मेरे साथ रहना है और आपने मुझे वो जगह दिखानी है जहाँ जहाँ पे आगजनी की घटनाएं हुई थी। तो हम लोग वहाँ से चले, हमें भी एक सरकारी गाड़ी दी गई, मेरे साथी एक वकील और थे, मैं और वो उस वक्त गाड़ी में थे। तो हाँसी के हिसार रेंज के आईजी, हिसार के एसपी, हाँसी के एसपी, 5-6 डीएसपी, पूरी पुलिस फोर्स 2-3 बस भर के और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे पहुँचे। सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी और वहाँ पे जज साहब ने 1 बाय 1 मैंने उनको मकान दिखाना शुरू किया। तो वहाँ पे एक ख़ास बात ये हुई कि ऐसा अक्सर होता है हरियाणा में जहाँ भी कोई बड़ी इंसिडेंट होती है कि आरोपी पक्ष के कुछ पढ़े लिखे लोगों को कि एक है ना सरकार कमेटी बना देती है, उसको नाम दिया गया शांति कमेटी का। मिर्चपुर में ना कुछ मास्टरों की कमेटी बना दी, उनको नाम दे दिया शांति कमेटी का। अब शांति कमेटी का मतलब जो विजिबल पर्पस था वो तो ये था कि भाई गांव में दोबारा कोई इस तरह की बात ना हो, लेकिन जो हिडन पर्पस था वो ये था कि एनी हाउ यू हैव टू ब्रेक द विटनेसेस। भाई किसी भी तरह इनको कॉम्प्रोमाइज के लिए कंपेल करो आप, चाहे पैसे देने पड़े, चाहे धमकाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो शांति कमेटी के जो लोग थे, जब मैं जज साहब को दिखा रहा था तो शांति कमेटी के लोगों ने मुझे धमकाना शुरू किया कि आप गांव का माहौल ख़राब कर रहे हो। अरे माहौल क्या ख़राब कर रहा हूँ भाई, मैं तो जज साहब को असिस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे को ड्यूटी, मेरी कोर्ट की ड्यूटी है वो कर रहा हूँ। उसके बाद जो सीआईडी का वहाँ पे जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो मुझे धमकाने लगा, बोला हमारे पास इनपुट है, आपकी वजह से यहाँ पे दंगा होने वाला है, और धक्के मार मार के मेरे को कहा आप ना फालतू बकवास मत करो। तो मैंने उससे कहा कि भाई विल यू प्लीज शट अप, लेट मी डू माई वर्क यार, मैं जज साहब को बता रहा हूँ। तो इतनी देर में ही वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया। जज साहब के कान में कुछ शब्द डाले गए कि यहाँ पर दंगा होने वाला है, और विद इन सेकेंड सभी ऑफिसर्स जज साहब के साथ सारे के सारे अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग गए। अब मैं रह गया और मेरा वकील रह गया, हमको ये भी नहीं पता था हमारी गाड़ी कहाँ है। और वहाँ पे खड़े हुए थे वो डोमिनेंट कम्युनिटी के बहुत सारे लोग गुस्से में, और जो मिर्चपुर कांड के पीड़ित थे, जो हॉस्टाइल थे, जो उनके फेवर में थे वो लोग,
और वो हम पे चिल्ला रहे थे, थ्रेट कर रहे थे, इन लोगों की वजह से सारा माहौल ख़राब हो रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, इसको पकड़ो पहले। और वो लोग हमारे पीछे भाग गए। मैं श्री जी था मेरा दोस्त, मैं श्री जी भागे, हंस नहीं थी मारेंगे। हम आगे आगे भागे, वो हमारे पीछे पीछे थे। लास्ट में एसडीएम हाँसी की गाड़ी आई, वो मेरे को जानते थे क्योंकि मैं भी हाँसी में उनके कोर्ट के पास ही प्रैक्टिस करता था। तो उन्होंने चलते चलते गनमैन को कह के गाड़ी रुकवाई और फटाफट मुझे गाड़ी में बिठा के वहाँ से भगा के ले गए। नहीं तो उस टाइम हम लोगों की, हम दोनों वकीलों की मॉब लिंचिंग होना तय था वहाँ पर। और ये सब जज की विजिट के दौरान हुआ है? सारा का सारा। अच्छा, आपने अपने इंटरव्यू में एक और बात कही कि ये जो पूरा केस चल रहा था उस दौरान आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका का जिक्र किया कि उन्होंने कैथल के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग करी थी गुप्त, और आपने कहा कि उन्होंने कुछ बातें अपने समाज के लोगों को कही। वो क्या हुआ था कि जब केस ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली के लिए, दिल्ली के केस ट्रांसफ़र होने के बाद तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि इस केस के आरोपी कहाँ पर जो है वो डिटेन किए गए हैं। मैंने कहा जी वो हिसार सेंट्रल जेल में है, और सेंट्रल जेल में उनको है ना वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो जज साहब इस बात पे बड़े गुस्सा हुई, उन्होंने कहा कि तुरंत सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र किया जाए। तो सभी आरोपियों को नेक्स्ट डे तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके इमीडिएट बाद जिस कम्युनिटी के वो आरोपी थे उस कम्युनिटी ने पूरे हरियाणा में रोष प्रदर्शन शुरू कर दिए। सभी नेशनल हाईवेज़ को, स्टेट हाईवेज़ को, लिंक रोड्स को जाम कर दिया, रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया। उनका हेडक्वार्टर बन गया जींद रेलवे ट्रैक, और कम से कम 15-16 दिन तक ये करके रखा। और उन्होंने अलग अलग जगह मेमोरेंडम दिए। उस मेमोरेंडम में पहली डिमांड ये थी कि इस वकील के खिलाफ है ना राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, इसने हरियाणा का भाईचारा खराब कर दिया। सेकेंडली हमारे सारे आरोपियों को जो है ना वापस गांव में छोड़ कर बाइज्जत बरी करके गांव में छोड़ा जाए। ठीक है, इस तरह की उनकी डिमांड्स थी। तो इन द मीन टाइम राहुल गांधी ने भी जो है गाँव का एक औचक विजिट किया था, और स्टेट गवर्नमेंट को भी मतलब इनपुट नहीं था कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं वहाँ पे। तो राहुल गांधी के आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो थी और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई, क्योंकि वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो उसके बाद जो जाट कम्युनिटी के जो रेपुटेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी मीटिंग सीएम साहब ने वहाँ पे कैथल रेस्ट हाउस में ली, और ये बात कही गई कि आप लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की। अरे अभी तो तुम्हारे 100-125 लड़के हैं अंदर, और सीबीआई ने जो इन्होंने 1500 लोग लिखाए हुए हैं, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जो रह गए ना वो भी आ गए, तो क्या करोगे? और जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा बचाव है, और अगर तुमने ये कंटिन्यू किया एजिटेशन तो हो सकता है मेरी जगह सीएम पे उसको बिठा दें। उस पर पर्टिकुलर कास्ट वर्ड भी कहा था। इस तरह की बातें हमने सुनी थी कि इस तरह कहा कि फलानी को बिठा दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा देख लो। कुमारी शैलजा का नाम। हाँ, तो इतना सुनते ही सारे जितने भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे सारे एकदम ठंडे हो गए। बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। जैसे उनको लगा कि उनको सीएम के ऊपर आँच आ सकती है, एकदम उनका जोश ठंडा पड़ गया। सारा विद इन आवर्स सारे एजिटेशन खत्म हो गए, सभी रोड खुल गए, और उन्होंने फिर ये कह दिया कि हाँ जो होगा देखी जाएगी। तो वो कुमारी शैलजा वाला इंसिडेंट ये था। एक बात ये भी आई कि आप जो राहुल गांधी की बात कह रहे हैं कि वो अचानक वहां पहुंच जाते हैं, तो राहुल गांधी की मतलब उस समय जो छवि थी भट्टा पारसोल के, उनके वो कार्यक्रम देख लें हम, वो लगातार इस तरह की दलित एट्रोसिटीज़ के उनके घर जाते थे, लोगों के उसमें मिलते थे। तो राहुल गांधी और आज के जो राहुल गांधी है, रजत जी, आप मतलब क्या बदलाव उनमें देखते हैं? आपको लगता है कि आपको उनमें उम्मीद कोई नजर आती है कि भाई वो कम से कम ठीक लीडर है कांग्रेस में दलितों के एट्रोसिटीज़ के मामले में? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, स्टेट की बात करें कांग्रेस की, तो स्टेट में इस समय एससी कम्युनिटी की आवाज़ उठाने वाला, क्योंकि आज के टाइम में भी एससी कम्युनिटी में उस टाइम से 10 टाइम्स ज़्यादा एट्रोसिटी हो रही हैं, ब्रूटल एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। और आज के टाइम में भी कांग्रेस पार्टी में कोई दलित लीडर ऐसा नहीं है जो उनकी आवाज़ को लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में उठा दे। सबको ये डर लगता है कि अगर हमने आरोपियों के खिलाफ आवाज़ उठा दी तो हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे हाथ से चला जाएगा। मैं उस समय भी राहुल गांधी की हिम्मत मानता हूं कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वो एक हिडन जो है उन्होंने विजिट किया। मुझे नहीं पता क्या बात की, क्या नहीं की, स्टेट गवर्नमेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन उनकी इस विजिट से ही
बहुत ज़्यादा बदलाव आए, स्टेट गवर्नमेंट जो डरी और उनको जो है वो उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी नहीं मान रही थी जो हमने केस किए थे, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद बदलाव हुआ। और रही बात आज के राहुल गांधी में क्या बदलाव है, तो देखिए आज के राहुल गांधी में आप देखिए कि अगर कोई लीडर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, दलित कम्युनिटी की बात कर रहा है, माइनॉरिटी की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है बड़े लेवल पे, और जिस तरह से जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बीजेपी की, उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको हाईजैक करने का काम किया है, तो इसके खिलाफ उठाने का काम भी मेरे को लगता है पूरे जितनी भी अपोजिशन के लीडर्स हैं उसमें राहुल गांधी उनको लीड करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव है एक। आपने एक बात और कहते हो आपकी जो ये मिर्चपुर वाला कांड था, इसमें सरकार फीस दे रही थी उन लोगों की जो एक तरीके से अक्यूज्ड के लिए लड़ रहे थे वकील। देखिए मतलब ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके आरोप हैं या ये मतलब ये आप बात किस आधार पर कहते हो, ये जब आप इस तरह की बात कहते हो? देखिए मैं उस केस में बहुत इंटरनल लेवल तक गया था और मेरे बारे में उनको पता है, उनके बारे में मुझे पता होता है, और वकील कम्युनिटी में बैठ के हर तरह की बातें होती हैं। तो दिल्ली में जो वकील मिर्चपुर कम्युनिटी के जो आरोपियों ने हायर किए थे, बहुत ही एक्सपेंसिव फीस वाले वकील थे, बहुत महंगे वकील थे। मिर्चपुर वाले चाहे कितने बड़े जमींदार हों, लेकिन इतने बड़े बड़े वकीलों को नहीं हायर कर सकते थे। हिसार से भी बहुत नामी वकील किए गए जिनको 25-25, 50-50 लाख रुपए फीस दी गई। तो ये चर्चा आम थी उस टाइम कि जो इनकी जो फीस दी जा रही है इन वकीलों की, ये हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है अनऑफिशियली बैकडोर से। एक बात, जब आप इस पूरे केस में जो एसएचओ नारनौंद है उसकी जो भूमिका निकल कर सामने आई, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, आप डीसी ख्यालिया का जिक्र करते हैं अपने इंटरव्यूज में, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये बात कितना मैटर करती है। जैसे आज भी राजनीति में बहुत जिक्र होता है कि किस बिरादरी के कितने लोग एसएचओ हैं या कितने लोग डीएसपी हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, ये किस तरह फंक्शन करता है कि कोई आदमी किसी बिरादरी का अगर उस पोस्ट पर बैठा है तो? देखिए हरियाणा में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और अभी कुछ समय पहले आपने यूपी में भी इस बारे में बात सुनी होंगी। ये अखिलेश यादव के टाइम पे, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही थानेदार होते थे, ठीक है। उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने अपने सारे के सारे एसएचओ लगा दिए। और हरियाणा में तो आप देखिए जब से हरियाणा 1966 से हरियाणा का गठन हुआ है, तब से 90% जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो एक विशेष जाति से रहे हैं, और उन्होंने बड़ी शिद्दत से, लगन से अपने समाज के लोगों को गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करने का काम किया है, ठीक है। और तो मैं बड़ा खुले में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में हरियाणा पुलिस जो है वो डोमिनेटेड बाय जाट कम्युनिटी है। और जाट कम्युनिटी के बारे में अच्छी बात ये है कि ये अपनी कास्ट को अपने कास्ट की मदद करने का काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उठ के, अपनी ड्यूटी से ऊपर उठ के और अपनी वर्दी से ऊपर उठ के। तो मिर्चपुर कांड में जो भी हुआ था वो इसी चीज़ का नतीजा था। अच्छा। मिर्चपुर कांड में जो एसएचओ साहब थे विनोद काजल, उनके बारे में जो मिर्चपुर कांड की जो मेन विक्टिम थी कमला देवी ने अपनी गवाही में कोर्ट में ये बताया कि जब आग लगाई जा रही थी तो उसने मौके पर मौजूद एसएचओ को ये कहा कि मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। तो उसके रिप्लाई में एसएचओ ने ये कहा हुड़दंगियों को कि 1 घंटे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पुलिस आ जाएगी, अब तब तक का तुम्हारे पास टाइम है, जो करना हो कर लो। ये उसकी डिपोजिशन में है, ठीक है। दूसरा, एक और गवाह ने एसएचओ के खिलाफ ये आरोप लगाया कि एसएचओ को ये खबर लग चुकी थी कि पूरी तैयारी के साथ जाट कम्युनिटी के काफ़ी लोग
वाल्मीकि बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी मंशा आगजनी की है, तो एसएचओ पहले वाल्मीकि बस्ती में पहुंच जाते हैं। एसएचओ वाल्मीकि बस्ती में जाके वाल्मीकि चौपाल में वहाँ के जितने भी यंग लड़के हैं उनको वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। मकसद केवल एक था कि उनको कोई टक्कर देने वाला ना हो, और पीछे से उनको सिग्नल दिया गया कि जो आप करना चाहते हैं कर ले, और वाल्मीकि बस्ती में बहुत बड़ा कांड हुआ। आखिरी सवाल लूंगा मिर्चपुर पे, फिर आगे जो मौजूदा हालात उन पर बात करेंगे। इस केस में 100 से ऊपर का आंकड़ा था आप कह रहे हैं, और अब जो मेरी जानकारी है कि 12 लोग हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो एक्चुअल में कितने लोग कन्विक्ट हुए, और वो क्या सारे वो जाट समाज से ही हैं? देखिए, इसमें 103 लोग टोटल आरोपी थे, जिसमें से 5 जुनाइल थे, और उसमें से जो रोहिणी कोर्ट थी, रोहिणी कोर्ट में से 82 लोग एक्विटल हुआ था, 82 आरोपी बरी हुए थे, और 15 लोगों को सजा हुई थी, जिसमें से 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, और 7 लोगों को 5-5 साल की सजा हुई थी, बाकियों को 2-2 साल की सजा हुई थी। ठीक है, तो टोटल 15 लोगों को सजा हुई थी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में इस जो बहुत बड़ा एक्विटल हुआ था, इसमें हाई कोर्ट में अपील की थी। तो हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधरन की जो बेंच थी, डिवीजन बेंच थी, उन्होंने इस मामले में टोटल 33 लोगों को सजा करने का काम किया, जिसमें SC/ST एक्ट में 302 में 32V में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, और कुछ लोगों को 10 साल की सुनाई, कुछ लोगों को 5 साल की सुनाई, कुछ लोगों को टोटल 33 लोगों को कन्विक्ट किया। और हरियाणा की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा केस था जिसमें SC/ST एक्ट में 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, और इतने बड़े इंसिडेंट में इतने बड़ी संख्या में लोगों को सज़ा सुनाई गई है, और 103 लोग 2 साल तक जेलों में रहे हैं, जिसमें से एक SHO भी 2 साल तक जेल में रहा है। तो ये हरियाणा के SC कम्युनिटी के लिए एक लैंडमार्क केस था, है, और आगे रहेगा भी। और इस केस की वजह से हरियाणा में जो है लोगों में एक बड़ी कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। पहले तो कंप्लेंट भी नहीं करते थे लोग कि हमारी कंप्लेंट पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। मिर्चपुर केस से पहले अगर महीने में 100 कंप्लेंट जाती है तो एक केस में भी FIR दर्ज नहीं होती थी। साल में अगर 1000 केस है तो 10 केसों में FIR दर्ज होती थी, 3 में चार्जशीट जाती थी, एक्विटल 1 में भी नहीं होता था। मिर्चपुर केस के बाद लोगों ने एट्रोसिटी, जाति के आधार पर अपमान, ये बर्दाश्त करना बंद किया, कंप्लेंट्स देनी शुरू की, और जिसके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे हरियाणा की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो कह रहा है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। इस एक्ट को ख़त्म कर दो। एक्ट को ख़त्म कैसे कर दें? देखिए, जो चोर है वो ये कहता है कि ना चोरी की धारा ख़त्म कर दो, डकैत ये कहता है डकैती की धारा ख़त्म कर दो, रेपिस्ट ये कहता है कि रेप की धारा खत्म हो जानी चाहिए, इसका मिसयूज हो रहा है। इसी तरह जाति के आधार पर अपराध करने वाले ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट खत्म कर दो, उसके लिए बड़े बड़े एजिटेशन किए जाते हैं। SC/ST एक्ट से उन लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो जातिवाद को नहीं मानते, जो सबको जाति के इंसानियत के तौर पर बराबर मानते हैं, और जिनके मन में जरा भी चोर है जाति के आधार पर, वही लोग ये बात करते हैं कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। SC/ST एक्ट से किसी को खतरा नहीं है, और किसी के खिलाफ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, SC कम्युनिटी के लोग बहुत ईमानदार नेक लोग हैं, वो कभी किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट नहीं करते हैं। और इस मामले में सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, एक फर्जी डाटा तैयार किया जा रहा है। थानों को परफॉर्मे दिए हुए हैं, और किसी कानून में परफॉर्मे नहीं दिए हुए, केवल SC/ST एक्ट में परफॉर्मे दिए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रजिस्टर करो, उनको खारिज करो, और एक डाटा तैयार करो जिसमें 90% केसेस झूठे दिखाकर ये बताया जा सके कि SC/ST एक्ट का केस जो है वो हो रहा है। पुलिस हमारे केस में विक्टिम्स पार्टी को मजबूर करती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मोटिवेट करती है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, भाईचारे के नाम पर खाप पंचायतें मजबूर करती हैं, और विक्टिम्स को कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर पुलिस एक एफिडेविट मांगती है। उस एफिडेविट में, हालांकि मामला तो भाईचारे में ख़त्म हुआ है, माफ़ी मांगकर ख़त्म हुआ है कि आगे से नहीं होगा, लेकिन लिखा क्या जाता है? पुलिस क्या लिखाती है कि ये लिखाती है पुलिस कि मैंने जो FIR में कंटेंट्स लिखाए हैं जाति सूचक गाली बकने के, मारपीट करने के, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो मैंने गलतफहमी लिखा दिया था। और उस एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लिया जाता है, उस एफिडेविट के आधार पे केस को खारिज किया जाता है, और बाद में फाइनल रिपोर्ट में इसको झूठा बता के और एक डाटा तैयार किया जा रहा है। SC/ST के खिलाफ एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि इस एक्ट को खत्म किया जा सके।
जब आप बात करें SC/ST एक्ट की तो इस पर मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर खुल के बात करें कि लोग कहते हैं कि भई पैसे के लालच में SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है बहुत बार, है ना? कोई किसी से रंजिश में SC/ST एक्ट लगा देता है। तो अभी जैसे गणेश वाल्मीकि का केस था, उसमें एक धड़ा था जो ये कह रहा था कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है और देखो SC/ST एक्ट लगा और मुआवजा भी मिल गया, टैक्स पेयर का पैसा चला गया और ये तो जो है अपराधी किस्म का आदमी था। देखिए SC/ST एक्ट का केस जो है, पहले क्या होता था कि कोई भी SC/ST एक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट आती थी तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती थी। अगर पुलिस को लगता था, जांच अधिकारी को, DSP रैंक के अधिकारी इसमें जांच करते हैं, उनको लगता था कि केस बनता है तो केस होता था, नहीं तो फिर कंप्लेंट लेवल पर ही खारिज हो जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी। FIR रजिस्टर करने के बाद, ऐसा नहीं है कि FIR रजिस्टर करने के बाद ही पीड़ित के खाते में पैसे चले जाते हैं, नहीं। FIR रजिस्टर होने के बाद DSP अपनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जो है एक रिमार्क्स भेजते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट को, हाँ इस केस के तथ्य बिल्कुल सच्चे हैं तो आप इसमें कंपनसेशन जो है पीड़ित को दे सकते हैं। और जिस केस में तथ्य सच्चे नहीं पाए जाते हैं उसमें भेज दिया जाता है कि ये केस झूठा है, इसमें पैसे मत दो। ठीक है। तीसरी बात, इसमें यह कहा जाता है कि भाई इसमें पैसे हड़पने के लिए केस किया जाता है, वो किया जाता है, केस सच्चा होने पर ही पैसे मिलते हैं और वो भी डायरेक्ट, आजकल जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, डायरेक्ट पीड़ित के खाते में पैसे जाते हैं। ठीक है, कोई मिडल मैन उसमें नहीं होता। तो और सबसे बड़ी बात देखिए कि 90% केस जो है पुलिस खारिज कर रही है। इससे ज्यादा पैसा तो टैक्स पेयर का, ये जो किसान है, बारिश के नाम पे, रोड पे भैंस आ गई उसके नाम पे, ओलावृष्टि के नाम पे, जमीन ज्यादा धूप पड़ गई उसके नाम पे, फसल जल गई उसके नाम पे, ये अंदर किए बैठे हैं पैसा। अगर गरीब व्यक्ति का आदमी मर गया और इन्वेस्टिगेशन में वो केस सच्चा पाया जाता है और संसद के बनाए हुए कानून के मार्फत एक पारदर्शी मैकेनिज्म के तहत अगर उसके पास पैसे ले जाते तो इनको किस चीज का ऐतराज है? इससे ज्यादा पैसा तो ये अंदर किए बैठे हैं जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। अच्छा, ये जो फिर गणेश वाल्मीकि वाला जो केस है, आप भी उसमें गए लेकिन आपका विरोध हो गया वहां पर, रजत जी, क्या पूरी कहानी थी? क्योंकि इसमें भी लोग दो तरफ बटे दिखाई देते हैं कि भाई गलत, वो लड़का तो आदतन अपराधी था और उसी को पैसे भी मिल गए, उसके परिवार को। देखिए, आप ये देखिए कि पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि कोई भी अपराधी है, अपराधी होने से पहले वो इंसान है। दूसरी बात, अगर आप उस केस की डिटेल में जाएं तो उस लड़के के खिलाफ छोटे मोटे 2-4 मारपीट के केस हैं, इवन कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी नहीं है। तो क्या किसी के खिलाफ छोटे मोटे 751 के मारपीट के केस हैं तो क्या पुलिस द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाना चाहिए या एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए? एक्यूज के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। जहां तक गणेश वाल्मीकि वाले मैटर की बात है, गणेश वाल्मीकि वाले मामले में पुलिस के ऊपर इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। एक डीजे मामले को लेकर, डीजे तेज आवाज में बजाने के मामले को लेकर पुलिस के साथ हाथापाई के आरोप लगे हैं। पीड़ित जो पिता है, जिसके बेटे की जो मौत हुई है, उसने FIR दर्ज कराई है, पुलिस ने FIR दर्ज की है और उसमें ये लिखा है कि पुलिस ने उसके बेटे को ऊपर से धक्का देकर मार दिया, ये FIR में लिखा है। ठीक है, अब FIR हो गई, उधर से पुलिस ने भी FIR कर दी, हमारे ऊपर हमला किया है, पुलिस को हल्की फुल्की इंजरीज है, उनका एक बेटा मारा गया है। अब क्या इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर जिनके ऊपर आरोप है, पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप है, वो अदालत से ऊपर होकर मतलब इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर ये कह देंगे कि भाई ये केस झूठा है, या उनके समर्थक कह देंगे ये केस झूठा है? मतलब फाइनल अथॉरिटी कौन है जजमेंट देने की? मतलब यू आर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, यू आर नॉट जज। जज को इस चीज का फैसला करने दो आप कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस लेवल पे एक फैमिली को बदनाम कर देना कि उसका बेटा जो बहुत बड़े बड़े हीनियस क्राइम में था, ये था वो था। जिस लड़के की डेथ हुई है वो कोई इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था। दूसरा लड़का जो था एक शुभम, वो उसको आप कह सकते हो वो ज्यादा, वो उसकी डेथ थोड़ी हुई है। तो मतलब इस स्टेज पे खुद ही हम लोग प्रेजुडिस हो जाएं, लोकल लिसनिंग से मतलब प्रेजुडिस होके उनके फेवर में बोलने लगे।
नहीं, ये जो प्रेजुडिस वाली बात आप कह रहे हो ना, जैसे आदमी अपनी राय बनाता है, परसेप्शन बनाता है चीज़ों को देख के, रजत जी। तो हमने देखा कि भई हम वहाँ देख रहे हैं कि भई वहाँ की सिविल सोसाइटी पुलिस के समर्थन में आ गई, पुलिस चौकी खाली कर रही है। किसान संगठन आ गए कि पुलिस वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। जो वहाँ पे अफ़सर थे पुलिस के, उन्होंने ये बात कही कि मेरा एक आदमी मर गया। आपने पूछा क्या कोई आया क्या उसके बारे में बात करने के लिए? मर जाता तो वो क्या होता? जिस सिविल सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे गए थे, उनके उन लोगों के खिलाफ भी एक एक आदमी के खिलाफ एक एक दर्जन केस दर्ज हैं। जो लोग पुलिस के समर्थन में नारे लगाने गए थे, उनके खिलाफ भी पुलिस के ऊपर हमला करने के, डीएसपी की नाक तोड़ने के, इस तरह के केसेस दर्ज हैं, जो जिनको आप सो कॉल्ड किसान नेता बोल रहे हो। उनके ऊपर पुलिस के ऊपर हमला करने के केस है, उनके ऊपर रास्ता रोकने के केस है, उनके ऊपर पब्लिक जो असेंबली इकट्ठा करने के, पब्लिक शांति भंग करने के, इस तरह के दर्जनों केस हैं सभी खिलाफ। चलो, उन्होंने पुलिस के फेवर में प्रदर्शन कर दिया। अब क्या हुआ मनीषा वाले मामले में? उन्हीं पुलिस के समर्थकों को पुलिस ने अरेस्ट किया, ये कहते हुए कि ये मतलब अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अब वो कहां गए हैं? देखिए, स्टेट अपने हिसाब से काम करती है, और स्टेट जो है, स्टेट का अगर आप मैकेनिज्म समझोगे, जो गवर्नमेंट चुन के आई है, उसको जो चीज कंफर्टेबल लगेगी, पुलिस के माध्यम से अपनी अच्छी बुरी सारी चीजों को वो पूरा करने का काम करती है। गणेश वाल्मीकि वाले मामले में जो लोकल गवर्नमेंट थे, लोकल गवर्नमेंट को बदनाम हो रही थी उस टाइम, पुलिस के माध्यम से उन्होंने उसको उस चीज को दबाने का काम किया। ठीक है, अब मनीषा मामले में भी यही बात आई। ठीक है, उस टाइम लोगों ने, क्योंकि दलित का मामला था, इस टाइम पुलिस के कदम पे लोगों ने तालियां बजाई। अब मनीषा वाले मामले में जो हुआ, तो मनीषा वाले मामले में और ज्यादा हालात खराब हो गए। अब देखिए, पुलिस मतलब केस की बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज पे कह देती है कि सुसाइड है। ऐसे कैसे सुसाइड है? ऐसे कौन गर्दन काट देगा किसी की? ठीक है, अभी तक तो एफएसएल्स की रिपोर्ट भी नहीं है, और आप अपनी ओपिनियन देना शुरू कर दिया आपने। इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में 90 दिन का टाइम लगता है, आपने कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, गर्दन कैसे कटी कैसे नहीं कटी, इसका आपके पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, मुंह का मांस नोचा हुआ है, कोई जानवर मांस नोचने की बात कर रहे हैं। जानवर किसको नोचेगा? पहले बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को खाएगा। मुंह तो सारा हड्डी के ऊपर एक मांस का कवर है, बाकी सारा पेट इंटैक्ट है, सारी सॉफ्ट टिश्यूज इंटैक्ट है। बहुत सारे सवाल हैं। जल्दबाजी में केवल पब्लिक एजिटेशन को डिफ्यूज करने के लिए आप कोई भी थ्योरी दे दोगे, जनता को पागल बनाने का काम करोगे। गलत है ना? कर कौन रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये प्रचलन बहुत ज्यादा गलत है लोकतंत्र के लिए। और गणेश वाल्मीकि वाले मामले में पुलिस की थ्योरी की इसलिए प्रशंसा की गई, इसलिए तालियां बजाई गई, क्योंकि वहां लड़का एससी कम्युनिटी से था और एससी एसटी एक्ट इन्वॉल्व था, इसलिए विरोध किया गया, केवल और केवल तालियां बजाई गई कि हाँ पुलिस ने बहुत अच्छा किया। पुलिस के समर्थन में जुलूस निकाला हजारों लोगों ने। वो पुलिस के समर्थन में जुलूस नहीं था, वो एससी एसटी एक्ट के विरोध में जुलूस था, एससी कम्युनिटी के विरोध में जुलूस था, अगर कोई समझे तो इस बात को। लेकिन फिर लोग ये भी सवाल करेंगे कि मनीषा भी कोई जाट समाज से नहीं थी या किसी स्वर्ण समाज से नहीं थी, वो भी तो ओबीसी समाज की, उसके साथ भी तो सब खड़े हुए। लेकिन वो एससी कम्युनिटी से नहीं थी। मैं बस इतना ही कहूंगा, वो लड़की एससी कम्युनिटी से नहीं थी। लेकिन आपने, जैसे आप उसी इलाके से भी हो, आपके पड़ोसी जिले में ये हुआ, वकील भी हो, आप देखे होंगे इस तरह के केसेस, क्या समझ आता है मनीषा वाली कहानी में आपको? देखिए, मनीषा वाली कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और मनीषा वाली कहानी में प्राइमा फेसाई जो थ्योरी है वो मर्डर की नज़र आ रही है। अच्छा, ठीक है, मर्डर की नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी गर्दन नीचे से अलग है। ठीक है, और इसमें तो प्राइमा फेसाई कोई भी देखेगा वो 302 का ही एफआईआर दर्ज करेगा। अब ये सुसाइड नोट ले आते हैं। अब मैं इसकी केस की मेरिट पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस। लेकिन एक हफ्ते बाद कहते हो कि अब सुसाइड नोट आया है,
ठीक है, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी वो चीज़ें देखी हैं जो हैंड राइट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सेम राइटिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हो, और मतलब आईजी रैंक के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, उसमें भी आईजी रैंक के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे। नहीं करना चाहिए, गलत परंपरा है भाई। अभी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोग्रेस, कोर्ट में जाना बाकी है, कोर्ट के भी सारी चीज़ें बाकी हैं। आप देखिए, पहले है ना पुलिस अफसर आते थे माइक पे आके कहते थे देखिए इस मामले में भी जांच चल रही है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आप आगे अब सब कुछ कह रहे हो। ठीक है, जो विसल ब्लोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर करके उनको अंदर डाल रहे हो, ये तो गलत है ना। ये टोटल, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि भी अघोषित इमरजेंसी है, नहीं अघोषित नहीं, घोषित इमरजेंसी है ये घोषित इमरजेंसी है। केवल 352 से लेकर 360 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में इमरजेंसी के प्रोविजन थोड़ी है। आप जो ये बीएनएस लेके आए हैं और बीएनएस लेके आए हैं, इसको आप पढ़ो। इमरजेंसी में क्या होता था? इमरजेंसी में ये है ना आपके फंडामेंटल राइट जो है वो फॉरफिट कर लिए, स्नैच कर लिए। अब इसमें क्या है, आप बीएनएस में ले आए, आपकी जबरदस्ती, आपको आपके बायोलॉजिकल सैंपल जबरदस्ती ले सकती है पुलिस। सेकेंडली, बिना कोर्ट ऑर्डर, बिना किसी चीज़ के आपके घर में घुस के सर्च कर सकती है, बिना एफआईआर, बिना कंप्लेंट आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, आपको घर में डिटेन कर सकती है। और क्या इमरजेंसी के लक्षण होते हैं, यही है। अच्छा, ये जैसे दलितों को लेकर जब हरियाणा में बात होती है तो आपके भी कई मैंने वक्तव्य सुने कि दलित लीडरशिप का क्राइसिस है, आप कह रहे हो कोई आदमी नहीं है आवाज़ उठाने वाला, लेकिन ये आपके 4-4, 3-3 बार के सांसद हैं। शैलजा जी को ले लीजिए, सरकार में 2-2 मंत्री हैं। मेरे चाचा कौन से सांसद हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 3-3, 4-4 बार के सांसद हैं समाज से। शैलजा जी हैं, और आप इस वर्तमान सरकार में ले लीजिए, कृष्ण पवार हैं, कृष्ण बेदी हैं, नुमाइंदे तो हैं आप लोगों के, फिर गड़बड़ कहाँ होती है, क्यों नहीं आवाज़ उठा पाते? देखिए, जो एससी कम्युनिटी के जो सरकार में लोग हैं, पिछले 15 सालों से क्या हो रहा है, पिछले 15 सालों से ये हो रहा है कि कोई भी एससी कम्युनिटी के साथ बड़ी घटना होती है तो एससी कम्युनिटी से जो मिनिस्टर हैं, जब मामला थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पीक पे हो जाता है, तब मिनिस्टर को मौके पे भेजा जाता है। और मिनिस्टर वहाँ पे जाके क्या करता है, मिनिस्टर वहाँ पे जाके विक्टिम से मिलता है, उसे बोलेगा कि ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनसेशन दिला देंगे, है आपकी एफआईआर करा देंगे, और आपके बच्चे को नौकरी लगा देंगे। इस तरह की जाती है। अब जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, इस तरह की कुछ मोटिवेशनल बातें भी की जाती हैं, ठीक है। मेन मकसद सरकार उसको किस लिए भेजती है, उसको सरकार इसलिए भेजती है ताकि मामला गणेश वाल्मीकि जितना विस्फोटक ना हो जाए, मनीषा जितना विस्फोटक ना हो जाए मामला, ये आपको जाके कंट्रोल करना है, ठीक है। मामले को डिफ्यूज़ करना है, आंदोलन ख़त्म करके आना है आपको, चाहे आपको झूठे आश्वासन दे के आने पड़े। और एससी कम्युनिटी के मामले में झूठे आश्वासन दिए जाते हैं मंत्रियों द्वारा, उनका मंत्रालय है ये, उनको जो मंत्रालय दिए गए हैं ना वो मंत्रालय नहीं है उनका तो आंदोलन डिफ्यूजिंग मंत्रालय उन लोगों को दिया हुआ है। कृष्ण बेदी वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों के साथ जब भी होता है तो कृष्ण बेदी को भेजा जाता है, वो नौकरी का वादा करके आता है, कंपनसेशन का वादा करके आता है, अरेस्ट का वादा करके आता है। अब गणेश वाल्मीकि वाले मामले में वो ये क्या है कि नौकरी दिलाऊंगा, अरेस्ट कराऊंगा और आप लोगों को कंपनसेशन दिलाऊंगा, ठीक है। कंपनसेशन के नाम पे SC/ST एक्ट में 4,12,000 रुपये मिले हैं। लोग दुनिया गा रही है कि लाखों रुपए मिल गए, पता नहीं 15 लाख मिल गए, 50 लाख मिल गए, कितने मिल गए। नौकरी के नाम पे कहा कि नौकरी लगा देंगे, पक्की नौकरी लगा देंगे, लेकिन आज तक DC रेट पे या HKRN में भी नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। एक कहते हैं कि आपको आर्म लाइसेंस दिला देंगे, आर्म लाइसेंस तो SC कम्युनिटी को देने सरकार ने बिल्कुल अघोषित बंद कर रखे हैं, इनको नहीं देने आर्म लाइसेंस, ठीक है। अरेस्ट करने की जहां तक बात है, गणेश वाल्मीकि वाले मामले में खुद कृष्ण बेदी को हाथ जोड़ने पड़े DGP के सामने, पर्चा दर्ज कर ले, मेरी इज्जत का सवाल है, तो जाके पर्चा दर्ज हुआ है। और अरेस्ट होने की तो बात दूर है, आपको 1 महीने बाद उस केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट दिखा दूंगा आपको मैं। हर केस में ये होता है। ये तो होगी सरकार के मंत्रियों की बात। कृष्ण बेदी के पास भी यही, कृष्ण पवार के पास भी यही डिपार्टमेंट है।
हाँ, कृष्ण पवार और कृष्ण बेदी में फर्क ये है कि कृष्ण बेदी थोड़ा बोल लेता है, उस पर बोला भी नहीं जाता। इन लोगों को डर ये है कि अगर आप लोगों इनकी स्टेटमेंट्स देखना, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स देखें आप, ये कभी आरोपियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे कि गलत किया इन लोगों ने, इनको सजा मिलनी चाहिए, ये कभी नहीं बोलेंगे। ये कभी पुलिस के खिलाफ नहीं बोलेंगे कि पुलिस ने गलत किया। हमारे लोगों के खिलाफ बोलेंगे कि इनके पक्ष में जो लोग खड़े हैं ये असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, भाईचारा बिगाड़ने वाले हैं, हम लोगों के खिलाफ जरूर बोल देंगे। अब आती है कांग्रेस के लीडर्स की बात, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष है हरियाणा में। कांग्रेस के लीडर्स की बात, कुमारी शैलजा है, अशोक तंवर है, और कौन है मेरे को पता नहीं, यही है एक दो जो हैं। इन लोगों को ये डर लगता है कि तुम जो MP MLA बनते हो, इसमें तुमको जो लोकसभा में या विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। अच्छा, अगर तुमने आरोपियों के खिलाफ बोल दिया तो वो वोट बैंक तुमसे छिटक जाएगा। कुमारी शैलजा का कभी आपने स्टेटमेंट सुना है कि उसने मिर्चपुर के आरोपियों के खिलाफ कभी बात की हो कि उन्होंने गलत किया, कंडेम किया कभी किसी चीज को? नहीं किया। अशोक तंवर ने किया? नहीं किया। अशोक तंवर को मैंने एक बार बुलाया बाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में, अब मैंने उसको है ना उसमें प्रोग्राम में केवल इसलिए बुलाया था कि वहां पे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं हम, वहां पे आ जाओ। नहीं यार, मैं उस प्रोग्राम में नहीं आऊंगा, वो दूसरी पार्टी नाराज हो जाएगी। अच्छा, तो ये सोच है इन लोगों की। लेकिन अब हरियाणा की SC कम्युनिटी की जनता इनको आइडेंटिफाई कर रही है, इनकी फितरत को पहचान रही है। हम लोग बता रहे हैं उनको कि आपका असली हमदर्द कौन है। जब आप दुख की घड़ी में होते हैं, जब आप लोगों के साथ गलत होता है, आपके घर में मर्डर होता है, रेप होता है, आपको गांव से बाहर निकाला जाता है, आपके हाथ से हुक्के छीने जाते हैं, जो उस टाइम आपके साथ खड़ा होता है वो आपका सच्चा साथी है। जो है ना इलेक्शन से 6 महीने पहले आपके घर के चक्कर लगाने लगते हैं ना, वो आपके दुश्मन है। और हरियाणा की जनता आज नहीं तो कल इस बात को समझेगी और इनको घर बिठाने का काम करेगी। जो 3-3, 4-4 बार पार्लियामेंट जा चुके हैं, आज तक एक भी सामाजिक घटना के बारे में जिन्होंने पार्लियामेंट में कहीं पे आवाज नहीं उठाई। डर भी लगता है इनको आवाज उठाने से, इनको धमका भी देते हैं दूसरे वाले MP MLA वहां पर। लेकिन शैलजा के साथ अभी रिसेंट विधानसभा चुनाव में उसको सरेआम गाली दी गई। कुमारी शैलजा ने आज तक उस बारे में कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं की, और गाली उसको नहीं दी थी, पूरी कम्युनिटी को दी थी। अपनी खुद को गाली बकी उसको, वो चलो आदमी बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसको ये तो कहना चाहिए था कि भाई तू अपनी जबान संभाल के बोल ले, मेरे को ही नहीं, तू पूरे समाज की, पूरे हरियाणा की दलित महिलाओं के बारे में गलत बोल रहा है तू। इवन ए सिंगल स्टेटमेंट वाज नॉट मेड बाय कुमारी शैलजा। आप मिले हो उनसे कभी? मैं मिला हूं, बहुत अच्छी लीडर है, बहुत शांत स्वभाव से बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन जब बात सामाजिक एट्रोसिटी के बारे में आती है तो फिर वो साइलेंट हो जाती हैं। लेकिन जैसे अब जब दलित रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो लोग तो ये समझते होंगे ना बाहर के कि देखो यार, पिताजी इनके सांसद रहे, ये 3-4 बार की सांसद हैं, बड़ी नेता हैं, आप कह रहे हो कि साइलेंट हो जाती हैं। तो देखिए, MP MLA बनना, ये चीज़ें उनको विरासत में मिली हैं, ठीक है, लेकिन अब मौजूदा समय में हालात दूसरे होते जा रहे हैं। जो राजनीति है वो कास्ट पे, धर्म पे केंद्रित होती जा रही है। कास्ट और धर्म का मतलब वायलेंस है, वायलेंस का मतलब जनता है, जनता पीड़ित हो रही है, और इस पीड़ा में जो जनता है वो चाहती है उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ रहें। अगर वो उनसे किनारा करेंगे तो जनता को दुख होता है, फिर तो उनको साथ रहना चाहिए और गलत को गलत बोलना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप है ना पूरी कम्युनिटी को गलत बोलो, कम से कम ये तो कह सकते हो जिसने एक काम किया है, कास्ट की, अपराधी की कोई कास्ट नहीं होती। मिर्चपुर में जिन लोगों ने किया वो अपराधी हैं, अपराधी की कोई कास्ट नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उनको उनका विरोध होना चाहिए। ये अलग बात है कि हरियाणा में एट्रोसिटी, SC कम्युनिटी के खिलाफ जितने भी एट्रोसिटी के कांड हो रहे हैं, वही मोदी वाली बात है कि आतंकवादी जो हैं वो, भाई आतंकवादी तो कोई भी, लेकिन ज़्यादातर आतंकवादी ये क्यों है? इस तरह हरियाणा में जो एट्रोसिटी हो रही है इनमें सारे 90% लोग यही क्यों हैं? यही बात मेरी जो लोगों को जो है ना अच्छी नहीं लगती।
बिल्कुल आपकी बात पे कई लोग बड़ी आपत्ति जताते हैं, जैसे और खासकर आरोप लगते हैं कि यार ये आदमी आ जाता है, बखेड़ा कर देता है, जो मामला भाईचारे से सुलझ रहा है उसको सुलझने नहीं देता, पैसे खा जाता है। लोग कह रहे हैं आपके घर छापा पड़ा, आपके घर चेक बरामद हो गए, और भाई रजत कलसन ने ना हरियाणा की माटी खराब कर रखी है, ये कहीं चैन से रहने नहीं देता गाँव में लोगों को। देखिए, मेरे घर पे जो चेक मिले हैं वो किसको मिले हैं? पुलिस को मिले हैं। पुलिस क्लेम कर रही है कि मेरे घर से चेक मिले हैं? मेरी पुलिस मेरे इतने खिलाफ है, अगर मेरे घर से चेक मिलते तो मैं आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाता। उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी पुलिस ने। लेकिन ये बात बोल कौन रहा है? जो एक केस में लगातार मेरे खिलाफ 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है एक आदमी, वो बोल रहा है। क्या उसके पास कोई इस तरह की, उसको सूचना किसने दी? पुलिस वालों ने दी है। तो पुलिस वाले खुद क्यों नहीं बोल रहे? मेरा घर जहाँ पर पुलिस ने रेड की थी सेक्टर 16-17 में है, वहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ। पुलिस आई, सीधी ग्राउंड फ्लोर पे घुस गई मेरे मकान मालिक के घर पे, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को नीचे बुलाया, और वहाँ पर पुलिस वालों से बहस होती रही। पुलिस वाले धमकी दे के गए कि हाँ, अपने उसको कलसन को बोल दो, थाने में आ जाएगा, नहीं तो तुमको उठा के अंदर कर दूंगा। और पुलिस मेरे मकान मालिक के जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ से वापस आ गई। ठीक है, मेरे वाले फ्लोर पे तो जा भी नहीं पे, उसको कहाँ से एक बोरी भर के चेक मिल जाएंगे बताओ? और मिले हैं तो पुलिस कहे कि मिले हैं, दिखाए कौन से चेक मिले हैं। अगर मिले हैं तो मेरे को जेल भेजे उस चेक के केस में। अच्छा, एक जो ये प्राइमा फेसी जो आपकी कानून का एक शब्द है ना, जैसे प्राइमा फेसी आपको भी लोग कई बार ये मान लेते हैं कि भाई ये ना बिल्कुल जाट समाज का विरोधी आदमी है, और इससे तो ऐसा लगता है जैसे जाट समाज से कोई नफरत है। नहीं, मेरे को जाट समाज से कोई नफरत नहीं है, और जाट समाज को भी मेरे से कोई नफरत नहीं है। जाट समाज के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं। अभी मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिला, और उसने कहा कि मैं फलाने फलाने गांव से हूँ, और बोला सर मैं जाट हूँ, लेकिन आपका काम देख के बड़ा खुश हूँ कि आप गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हो। तो लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अपनी कम्युनिटी को भी मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं और पूरे समाज को भी मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, वो एक तरह का भ्रम और अफवाह की स्थिति समाज में पैदा कर रहे हैं। और वो लोग वो हैं जो क्रिमिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे खाप पंचायतों के नुमाइंदे। जैसे मेरे एक केस में एक स्कूल के चपरासी ने, वो चपरासी डोमिनेंट कम्युनिटी से था, 11 साल की बच्ची के साथ उसको लड्डू के बहाने खिला के रेप किया। हम लोगों ने उसमें कंप्लेंट दी, वो अरेस्ट हो गया, पुलिस ने जांच की, सच्चा केस था। पुलिस ने उसको, आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उस मामले में गांव में पंचायत बैठ गई खापों की, और खापों की पंचायत ने कहा कि ये सारा रजत कलसन की वजह से हुआ है। पीड़ित परिवार को पंचायत में बुलाया गया, और पंचायत में बुला के ये कहा गया कि तुम अपना केस वापस लो, और उस आरोपी को ना हम सजा देंगे, हम उसका पंचायत में मुंह काला करेंगे, जूतों की माला डालेंगे। अच्छा, अब 11 साल की बच्ची के साथ जो कांड हुआ है रेप का, उसमें अदालत कितनी सजा देगी? 20 साल की। और खाप पंचायत क्या सजा देगी? मुंह काला करके और गले में जूते मारने डालने की। जितने भी इंडिया की जेलों में पोक्सो में 20-20 साल की सजा काट रहे हैं, वो तो सारे तैयार हैं ये काम कराने के लिए, जेल से बाहर आ जाएं बस हम। तो ये खाप पंचायतें क्या कर रही हैं? इस तरह के जो नुमाइंदे हैं वो मेरे खिलाफ हैं। और मेरी एक खास बात ये है कि मेरे पास कोई SC/ST एक्ट का केस आता है, ये कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज करा के पैसा खाता है, किसी से भी पूछना, SC/ST एक्ट के केस में मैं सबसे पहले उनको ये कहता हूँ कि अगर आपको केस अंत तक ले जाना है, स्टैंड करना है, तो मैं आपका केस लड़ूंगा, अदरवाइज केस नहीं लड़ूंगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देता। मैं कहता हूँ आपके साथ कास्ट के आधार पे बदतमीजी हुई है, अपमान हुआ है, आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, आपके घर के परिवार का मर्डर किया गया है, ये केस कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं है। और आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, खुद के साथ अन्याय करते हो, समाज के साथ अन्याय करते हो, और कानून के साथ भी अन्याय करते हो। फीस बेशक ना दो मेरे को, लेकिन केस को अंत तक लेके जाओ। आप जो खाप पंचायत की इमेज बता रहे हैं, या जो बात आप बता रहे हैं, एक दूसरी इमेज भी है रजत जी, उसको ये बताया जाता है खाप पंचायतें खुद, उनके जो प्रधान है वो भी ये कहते हैं कि भाई हम तो जो कमजोर है उसकी तरफ होते हैं हमेशा, हम तो उनकी आवाज उठाते हैं। देखिए, मैंने आज तक, मैं 15 साल से वकालत में हूँ, एक्टिविज्म में हूँ। मैंने खाप पंचायतों को हमेशा आरोपियों के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दिया है। मैंने महिलाओं के विरुद्ध ही खड़ा दिखाई दिया है। मैंने किसी भी केस में उनको उसके पक्ष में, पीड़ितों के पक्ष में खड़ा दिखाई नहीं दिया। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कराने के उनकी तकनीक होती है कि किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कराओ।
चाहे वो भाईचारे का हवाला दे के कॉम्प्रोमाइज़ कराओ, चाहे गांव का गांव राम का आदेश मान के कॉम्प्रोमाइज़ कराने का वो हो। ठीक है, मिर्चपुर में भी पूरे हरियाणा की खाप पंचायत इकट्ठा हुई थी, मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा था भाई पूरे हरियाणा का भाईचारा बिगड़ जाएगा। मैं 100 बार बिगड़े भाईचारा, लेकिन मैं तो इस केस में जब तक सजा नहीं होगी, 2 गरीब लोगों को जिंदा जला के मारा गया है, इसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने मेरा उस केस में मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया बस मैंने। इस वजह से उनको लगता है कि बाकी केसेस में भी हमारे लोग जेल जाना शुरू होंगे, तो इसलिए मेरा विरोध है और इसीलिए मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाईचारा खराब कर रहा है। भाईचारा का मतलब आप कंप्लेंट दर्ज ना कराओ, आप गलत के खिलाफ मत बोलो, आपके अधिकार नष्ट किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ मत बोलो। आपको जाति सूचक गालियां बकी जा रही है, चुपचाप बैठ के सुनते रहो, तब तक तो भाईचारा है, अदरवाइज भाईचारा खराब हो गया। ऐसे भाईचारे का क्या करना है जो हमको अपमान से जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, एक आप अभय सिंह चौटाला को नोटोरियस लीडर कहते हो आप अपने स्टेटमेंट्स में, और फिर यही पार्टी बहन जी की पार्टी के साथ अलायंस करती हैं। बसपा इनेलो का कई बार हमने देखा है, कहा जाता है नेचुरल अलायंस है ये तो, किसान वर्ग का और मजदूर वर्ग का अलायंस है। तो इस पर क्या टेक है? इनेलो बसपा का जो गठजोड़ होता रहा है और अभय सिंह चौटाला एज अ पॉलिटिशियन। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी जो भाई चंद्रशेखर की पार्टी है, ये मैंने बहुजन समाज पार्टी के साथ काम भी किया है। बहुजन समाज पार्टी के बड़े लीडर्स मेरे दोस्त भी हैं और हम लोगों ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स अपनी स्पीचेस में हमारे आंदोलनों में खड़े होते हैं, आरोपियों के खिलाफ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि कास्टिज्म नाम की चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के गठबंधन होते हैं, जैसे अभी रिसेंट विधानसभा चुनाव में हुआ, इन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ किया, चंद्रशेखर ने, और इन्होंने उसके साथ किया, तो कहीं ना कहीं जनता नाराज़ थी, एससी कम्युनिटी के लोग नाराज़ थे। देखिए, आप इस समय बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े उठाकर देखें पिछले विधानसभा चुनावों के और चंद्रशेखर के उठा के देखें, मतलब स्थिति ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारे लीडर्स की सबसे बड़ी परेशानी यही है, हमारी पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हरियाणा में आप 20% हो। 20% का मतलब आपकी 17 सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं। आप उन पे ही फोकस कर लो। 17 में से आप 8-9 सीटें भी ले आओगे तो भी सत्ता में आप भागीदार बन जाओगे। लेकिन इनको अपने वोटों से ज़्यादा चिंता दूसरे वोटों की होती है, और हमारे वाले इस प्रोसेस में जो बड़ी पार्टियां हैं वो हमारे वोटों पे कभी संविधान का नाम लेके, कभी दलित एकता का नाम लेके उनको लूट के ले जाती हैं। और ये हमारे वाले जो पार्टियां हैं ये इस चक्कर में रहते हैं कि भाई हाँ हमको ना, ये तो हमारे हैं ही, उनको और हम साथ ले लें। लेकिन वो लोग इतने कनिंग हैं, समझदार हैं, वो आपका वोट ले लेंगे लेकिन आपको वोट देंगे नहीं जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भी जब गठबंधन तोड़ा था बीएसपी से, तब उन्होंने ये कहा था कि बीएसपी का एक विधानसभा में 2-2.5 हज़ार से ज्यादा वोट बैंक नहीं है। ये इन लोगों की सोच है। तो आपको लगता है कि अभय सिंह चौटाला वाला प्रकरण रहेगा? आप क्यों उनको नोटोरियस नेता कहते हो? कि बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, एक पार्टी है उनकी, विधायक भी रहे हैं कई बार। मैं उनको, देखो मेरे को तो याद नहीं है मैंने कब नोटोरियस कहा था, लेकिन मैं ये जरूर बता देना चाहता हूँ आपको कि जिस समय एक झज्जर में कांड हुआ था, 5 लोगों को मार दिया गया था, उस टाइम ओपी चौटाला साहब की सरकार थी। और उस टाइम मैं ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, लेकिन मैंने ये सुना था कि उस मामले में कोई एमएलए आवाज़ ना उठा दे, दलित एमएलए आवाज़ ना उठा दे, इसलिए चौटाला साहब ने सभी दलित एमएलए को तेजा खेड़ा के फार्म हाउस में बंद कर दिया है। दूसरा मैंने ये सुना था कि जो एक खरखोदा से एमएलए हैं उनको विधानसभा में जाति के आधार पर अभय चौटाला द्वारा अपमानित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। तीसरा, अभय चौटाला के बारे में मैंने जो देखा सुना है, कभी भी कोई इस तरह की घटना होती है, अभय चौटाला या चौटाला फैमिली का कोई लीडर हमारे पक्ष में आके खड़ा नहीं होता। ये केवल एक तरह का झांसा दिया जाता है चुनावों में गठबंधन के नाम पे, केवल अपनी सीटें बचाने का। उसके लिए
उसमें हमारे लोग जो हमारी पार्टियां हैं वो इस लालच में आके और भ्रम में आके उनके साथ चली जाती हैं। उनको इस मामले में उनका जो थिंक टैंक है सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा, एक जैसे आपने किसान आंदोलन पर टिप्पणी की, आप तो उसे एक पर्टिकुलर बिरादरी का आंदोलन ज़्यादा कहते हो कि भाई पंजाब में जट सिखों का था, हरियाणा में जाट थे उसमें। तो ऐसा क्यों है? सारी दुनिया तो उसे किसान आंदोलन कहती है कि किसानों का आंदोलन था। आप उसे फिर लोग कहेंगे आप बिरादरी का रंग दे देते हो। देखिए, जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के जो जिस काज के लिए किसान आंदोलन किया जा रहा था वो खेती की ज़मीनों से रिलेटेड था, और उसमें हमारे समाज के लोगों को साथ लाने के लिए किसान मजदूर का नाम लिया गया। और मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूँ या जाट कम्युनिटी के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है किसान आंदोलनों में हमारे लोग अपने अपने संगठनों के बैनर लेके गए, अपनी अपनी पार्टियों के बैनर लिए गए, लेकिन वहाँ पर टोल्स पे जहाँ पर इनके जमावड़े थे वहाँ पर हमारे लोग अलग थलग अलग अपनी अपनी कम्युनिटी की जो टोली बनाकर बैठे हुए थे। बड़े बड़े लीडर्स उनको अपने साथ बिठाने से भी कतरा रहे थे। ठीक है। दूसरा, जब एक मर्डर किया गया सिंधु बॉर्डर पे, वो टांगा गया, उसकी भी किस बड़े किसान नेता ने निंदा नहीं की। ठीक है। लाठी खाने के लिए मजदूर यानी कि एससी कम्युनिटी के लोग आगे आए। ठीक है। और क्रेडिट लेने के लिए जो है जो सो कॉल्ड किसान है वो आए। असल में जिन लोगों का आंदोलन था वो जमींदार थे, और असली किसानी जो करते हैं वो एग्रीकल्चर लेबरर उनको नाम दिया जाता है। असली ज़मीन खोदने का काम, जोतने का काम तो वही लोग करते हैं, खेती और मजदूर। ठीक है, मजदूर तो वही काम करते हैं। और सबसे दुख की बात एक और है कि आज भी आप है ना हर जिला हेडक्वार्टर पे देखो किसानों के है ना धरने लगे हुए हैं, और वहाँ पे है ना एक बैनर जरूर लगा होता है, पगड़ी संभाल जट्टा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आप खुद कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो है, तो फिर मैं क्यों ना बोलूं? सच्चाई बोलने में क्या वो होनी चाहिए। और मैं एक प्योर एंड सिंपल एक्टिविस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक राजनीतिक होता तो मैं इस तरह की बातें कभी नहीं करता, तब आपको क्योंकि भी मेरे डर को कभी होता, किसी के वोट लेने तब नहीं। आपको भी डर होता कि फलानी बिरादरी वोट हाँ, नहीं देगी। नाराज ना हो जाए मेरे से। अच्छा, थोड़ा इस पे भी आऊँगा कि जो ज़मीन की लैंड ओनरशिप की जो बात है, जैसे कई बार इस तरह की बात चलती है। जैसे पंजाब में एक समिति है किसानों की, ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, जो दलित किसानों की है, लैंड ओनरशिप की वो बात करते हैं कि भाई पंचायती जो ज़मीनें हैं उन पर दलितों का जो 1/3 हक है वो उनको दिया जाए। तो इस तरह का हरियाणा में क्या कोई नियम है, और अगर है तो फिर उसको लेकर भी क्या कोई काम हो रहा है क्या कि दलितों को मालिकाना हक ज़मीनों का भी मिले? देखिए, 60s में जो लैंड सीलिंग एक्ट आया था उसमें एससी कम्युनिटी को ज़मीनें दी गई थी, लेकिन जो ज़मीनें दी गई थी उन ज़मीनों पे कब्जे ओरिजिनल मालिकों के ही थे। पेपर्स में हम लोगों को ज़मीनें दी गई और उन ज़मीनों की रजिस्ट्री या उनकी ओनरशिप के नाम पर उनको किस्त भरने के लिए कहा गया लंबे लंबे समय तक। ठीक है। कुछ लोगों ने किस्तें भरी, कुछ नहीं भर पाए। आज भी सैकड़ों जो लोग हैं वो इस चीज़ के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं कि उन लोगों को पेपर्स में ज़मीन दे दी गई है, लेकिन आज भी वो उन्हीं के जो वंशज हैं वो उन ज़मीनों को कब्जा किए बैठे हैं जिनकी ज़मीन को सरप्लस डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू है। हालांकि इस बारे में कोई स्पेसिफिक संगठन हरियाणा में इस बारे में काम नहीं कर रहा है। ठीक है। हमारे पास और एक दो वकील साथी और हैं, इस मामले में हम अलग अलग जाके केसेस करते हैं। सिविल सूट है, बड़ा लेंथी प्रोसेस है। बहुत सारे मामले में कुछ लोगों को सक्सेस मिली है ज़मीनों पर पोजीशन के बारे में, लेकिन नहीं मिली है। इसी तरह से जो गांव में 100-100 गज के प्लॉट दिए गए हैं वो मतलब लगभग सभी गरीब कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन 80% उसमें एससी कम्युनिटी के लोग हैं। ये बात सरकार को भी पता है, ये बात पंचायतों को भी पता है कि 80% दलित कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जानबूझ के प्लॉट गड्ढों में दिए गए हैं, तालाबों में दिए गए हैं। अब तालाबों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि तालाब की जो ज़मीन है, जोड़ की ज़मीन है, वो जो है उसकी नेचर चेंज नहीं की जा सकती, तो वो ज़मीन ख़त्म। और आज भी उन प्लॉटों पर कब्जे हैं। पेपर में तो हमारे पास कब्जा है, इंतकाल है, रजिस्ट्री है, लेकिन हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है। हम अपना मकान कहाँ पे बनाएं? तो ये बहुत बड़ा इशू है।
इस बारे में हमने लोगों से बहुत बात की है, आंदोलन भी किए हैं, लेकिन सारा सिस्टम जो है हम लोगों के खिलाफ है। ऑफिसर्स खिलाफ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ है, सरकार हम लोगों के खिलाफ है, और जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं वो तो हम लोगों के खिलाफ है ही। अच्छा, आखिरी 2-3 सवाल लूँगा। आपके विरोधी एक तरीके से कहूँगा कि वो ना कहा, मैंने कुछ वीडियो देखा, आप पर आरोप लगाते हैं कि वैसे तो आप मिर्चपुर कांड का इतना वो करते हैं, कांग्रेस सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि आपकी बहन भवानी खेड़ा से टिकट चाह रही थी, आप जो है लॉबिंग कर रहे थे इसके लिए हुड्डा साहब से। मेरी बहन जो है वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और उसने कभी हरियाणा से टिकट नहीं मांगी कांग्रेस की। उसने हरियाणा टिकट नहीं, मैंने मांगी थी भवानी खेड़ा से टिकट। आपने मांगी? मैंने मांगी थी हरियाणा से, भवानी खेड़ा से टिकट कांग्रेस की। और मुझे लगता था कि कांग्रेस का जो अब कल्चर है, नेचर है, वो थोड़ा सा ठीक हो गया है। लेकिन जैसे मैंने कांग्रेस में गया, कांग्रेस में जाने के बाद मैं 2-3 दिन ही गया था बस। 2-3 दिन जाने के बाद मुझे पता चला कि नंबर एक चीज़ तो मुझे ये पता चली कि आप पॉलिटिशियन नहीं हो, ठीक है। दूसरा मुझे ये पता चला कि आप जैसे लोगों की इतनी बड़ी पार्टी में ये लोग दाल गलने नहीं देते, ना गलने देंगे। तो मैंने उसी टाइम ट्वीट किया, और मैं अपने जो पुराना मेरा जो वो था उसमें मैं वापस आ गया हूँ। आपने ज्वाइन कर ली थी ऑफिशियली? ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की थी, मैं वहाँ पर मिलने के लिए गया था। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उदय भान जी, उनसे मिलने के लिए गया था, उनसे मेरे अच्छे वो हैं। और बाई चांस वहाँ पर जो एक्स CM हुड्डा साहब है वहाँ पर वो आ गए, और उनसे गुलदस्ते वगैरह देते कि फ़ोटो जो है वो वायरल हो गई थी। अच्छा, तो हुड्डा साहब से मिल लेते हो आप? ठीक ठाक रिश्ते? हुड्डा साहब से मैं उसी टाइम मिला था। हुड्डा साहब से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। हुड्डा साहब हरियाणा के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर मिर्चपुर केस में उनके आरोप लगे हैं। इस तरह के आरोप हर चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगते हैं, ठीक है। मेरी उनसे कोई पर्सनल इस तरह की कोई वो नहीं है, ठीक है। एक पॉलिटिकल लीडर है, और इस तरह का कोई इशू नहीं है। एक आरक्षण को लेकर देश में बहस छिड़ी है और उसकी लिमिट बढ़ाने की बात होती है। राहुल गांधी ओबीसी का जो नारा दे रहे हैं लगातार, आप देख रहे हो। तो हरियाणा में भी जैसे जाट समाज ने मांग की आरक्षण की, महाराष्ट्र में मराठा मांगते हैं, इस तरह राजस्थान में भी कई बार आंदोलन हुए, यूपी में होता है। अभी भी एक मुहिम इस तरह की चलाई जा रही है यशपाल मलिक के द्वारा कि भाईचारा जो मीटिंग है वो की जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से जाट आरक्षण आंदोलन शुरू करेंगे। बतौर वकील कानून के आप जानकार हैं, क्या कुछ राय है इस पर आपकी? कितनी जायज वो डिमांड थी, या इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, रिजर्वेशन उन लोगों को दी जाती है जो मतलब अरसा दराज से जिन लोगों को मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया, और जिन लोगों के पास शिक्षा के अधिकार नहीं थे, स्कूल में जाने के अधिकार नहीं थे, बड़े हायर इंस्टीट्यूट में जाने के अधिकार नहीं थे, और मतलब इवन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी हम देखते हैं कि केवल 5-10% हमारी कम्युनिटी को छोड़ दें तो आज भी मोर देन 80% कम्युनिटी हमारी जो है समान धारा में नहीं आ पाई है। इसके अलावा अगर जाट कम्युनिटी आरक्षण मांगती है, या फिर मराठा मांगते हैं, पटेल मांगते हैं, या भूमिहार मांगते हैं, अगर आप इनकी सामाजिक स्थिति देखें तो नौकरियों में हरियाणा में जाट कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, हर क्लास की नौकरियों में। ज़मीनें सबसे ज़्यादा इनके पास हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा है। तो इन लोगों के रिजर्वेशन किस चीज़ के लिए इन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत वो है। और जहाँ तक यशपाल मलिक की बात है, देखिए हाल में ही आपने देखा होगा कि मेरे को बड़ा अपमानजनक तरीके से गिरफ्तार किया गया था। एक केस में जमानत तो दूसरे केस में गिरफ्तार किया, दूसरे केस में जमानत तो तीसरे केस में गिरफ्तार किया गया। मुझे बड़े अपमानजनक तरीके से ज़मीन पर बिठा कर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। मुझे बार बार ये जताने की कोशिश की गई कि तू चमार है, इसलिए तेरे को नीचे बैठना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी द्वारा मेरे ऊपर जो पुलिस अधिकारी छोड़े गए वो सारे के सारे वही छोड़े गए जो सो कॉल्ड कम्युनिटी के थे। उन लोगों ने मुझे जाति के आधार पर जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे अपमानजनक तरीके से बिठाकर मेरे फोटो मीडिया में वायरल किए गए, यानी कि मेरे फोटो खींचे गए ज़मीन पर बिठाकर। मैं समाज का एक सम्मानजनक नागरिक हूँ, मैं एक रेपुटेटेड वकील हूँ, रेपुटेटेड सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है। उसके बावजूद मुझे नीचे बिठाया गया, फ़ोटो खींचे गए। फ़ोटो खिंचाने के बाद पुलिस उसको अपने पोर्टल पर अपलोड नहीं करती है। एक प्राइवेट प्रेस रिपोर्टर
जिसके मतलब पत्रकार की डिग्री का कोई अता पता नहीं है, उसको दी जाती है और वो पूरे देश दुनिया में उसको वायरल करता है और फिर उस पर हंसी की जाती है, ठिठोली की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, मेरा सार्वजनिक तरीके से अपमान किया जाता है कि हाँ ये इसी लायक था। और उसके बाद हरियाणा में एक माहौल क्रिएट हुआ जब मैं जेल में था सोशल मीडिया पर, और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हरियाणा में दंगा कराने की साजिश थी, लेकिन मेरी लीगल टीम ने मेरी बेल कराई और वो मामला किसी तरह से जो मंशा थी दंगा कराने की वो डिफ्यूज़ हुई। अब वो डिफ्यूज़ हुई तो अब दूसरे तरीके से दंगा कराने की फिर से कोशिश की जा रही है, जो आप ये बात करें कि यशपाल मलिक को बुलाया जा रहा है जाट आरक्षण के नाम पे। एक किसान नेता है सुरेश कोत है, आप ही के उस इलाके से आते हैं, उन्होंने जैसे वो भी कहते हैं और कई बार ये आम चर्चा भी चलती है, जैसे लोग गोत्र मैच करते हैं कि भाई जैसे जाट समाज से किसी अन्य समाज के गोत्र मैच हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चमारों के बहुत सारे गोत्र तो हमारे मैच होते हैं, हम तो भाई भाई हैं, ये जो रोड़ा कर रहे हैं ये लोग भाईचारे बिगाड़ने वाले ही लोग हैं। तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि इसका कोई बायोलॉजिकल कंसेप्ट है क्या, ये जो गोत्र मैच हो रहे हैं, या मतलब क्यों है ऐसा, ये संरचना कैसी है? इस संरचना के बारे में मुझे कोई मतलब ठोस जानकारी नहीं है, और हम लोग भी इसी तरह आपकी तरह क्यूरियस हैं कि भाई इतने गोत्र जो है कैसे मिलते हैं। ठीक है, हालांकि इस बात का हवाला देके हम लोगों को मतलब जलील भी किया जाता है, और इस बात का हवाला देके ये जो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो ये भाईचारे का हवाला भी देते हैं। अगर इतना ही भाईचारा है तो हम लोगों का सोशल बॉयकॉट क्यों किया जाता है? हम लोगों को जाति के आधार पे गालियाँ क्यों दी जाती है? हम तो भाई हैं। हम लोगों की बस्तियां क्यों जलाई जाती हैं? हम तो भाई हैं। हम लोगों की बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ गैंग रेप करके मर्डर क्यों किए जा रहे हैं? हम तो भाई हैं। ये जो लोग हैं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, मतलब ये देखिए कि गांव में किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, एससी कम्युनिटी की बच्ची के साथ, गांव के ही लड़के ने किया है। मतलब एक तरफ तो खाप पंचायतें कहती हैं कि भाई बहन होनी चाहिए, वो एक गांव के गुआंढ की बहन होती है, ऊपर से आरोपी का ये लोग समर्थन करते हैं, उसके समर्थन में थाने घेर लेते हैं, उसके समर्थन में रोड जाम कर देते हैं। फिर कहाँ की बहन बेटी रह गई? फिर आप कहाँ भाईचारा मानते हो? अपनी बहन बेटियों को तुम पेटों में कत्ल कर रहे हो, ठीक है, और फिर तुमको बहू चाहिए लोकल। एक इस तरह के लीडर ने ये भी कहा था कि भाई हमको है ना नॉर्थ ईस्ट से, झारखंड से, उड़ीसा से बहू लाने की क्या ज़रूरत है? हरियाणा में है ना दलित समाज की लड़कियां शादी करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर आपको दलित लड़कियां शादी के लिए चाहिए तो हमारे लड़कों को भी आपकी लड़कियां शादी के लिए चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। रोटी बेटी का रिश्ता दोनों हाँ, दोनों तरफ से हो। हमारी लड़कियां फालतू थोड़ी है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे मिर्चपुर कांड का तो हम एग्जाम्पल देते ही हैं रजत जी, आपके इस 15 साल के करियर में कोई ऐसा केस मिर्चपुर के अलावा जो आप आज शेयर करना चाहें, जो आपको लगा होगा कि यार इससे ज़्यादा भयंकर दलित एट्रोसिटी क्या होगी, मतलब कोई उस तरह का उदाहरण अगर आप दर्शकों से शेयर करें? अभी मैंने 5-6 महीने पहले एक केस में सजा कराई है, और उस केस में एक 9वीं कक्षा की छात्रा थी और एक टीचर था जिसकी एज 55 साल की थी, मतलब वो रिटायरमेंट के नज़दीक था, और वो उस लड़की का पिछले 4-5 सालों से यौन शोषण कर रहा था। और उस लड़की की जो स्टेटमेंट थी, जो मजिस्ट्रेट के सामने उसने रिकॉर्ड की, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरह से उसका वो यौन शोषण करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था उस लड़की को, थ्रेट करके उसको मजबूर करता था आने के लिए। और वो केस से मैंने लड़ा तो इसी तरह की स्थितियां पैदा की गई, धमकियों की, मारपीट की, और मुझे पहले तो मारने की धमकियां दी गई। उसके बाद उन लोगों ने फिर मुझे लैंड ऑफर की कि हमारे इतने किले हैं, 2-4 किले आपको दे देंगे, इतने पैसे ले लो। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म करो तुम, कितने साल की लड़की है ये, और इसकी उम्र देखो, ये दादा की उम्र का है। और उस केस में पीड़ित परिवार के ऊपर इतना दबाव बनाया गया, उनको गांव छोड़ना पड़ा। और कोर्ट में हमने उसमें सभी की जो लीगल जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड कराई, और उसमें
उसकी जो है उस ड्राइंग टीचर की सज़ा हुई, 10 साल की उसकी सज़ा हुई। और उसके बाद जब मैं केस ख़त्म करके कोर्ट से वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो उसका जो भाई था, जो मुझे बार बार थ्रेट या ऑफ़र कर रहा था, वो मेरी गाड़ी के सामने मुझे खड़ा मिला। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, बोला वकील साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप केस जीत गए। बोला भले मेरा भाई अंदर गया हो, लेकिन गलत तो गलत है और ठीक तो ठीक है, ठीक है, उसने जो किया वो भुगतेगा। लेकिन उसने एक बात और कही, बोला वकील साहब आप वाली बात कि आप है ना बाकी हो हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ना आपकी कम्युनिटी के खिलाफ हूँ, मैं वकील हूँ, वकील के तौर पे मैंने इस केस में ईमानदारी से काम किया और जो मेरी क्लाइंट ने मुझे ड्यूटी सौंपी थी वो मैंने ड्यूटी निभाई, बाकी काम कोर्ट ने किया। सज़ा दिलाने वाली कोर्ट है, मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल उनको ये बताता हूँ कि गवाही कैसे रिकॉर्ड करानी है, वकील का काम इतना ही है, गवाही पढ़ के सज़ा देना कोर्ट का काम है। अब मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, मिर्चपुर कांड रजत ने करा दिया, बगाना कांड रजत ने करा दिया, बाटला कांड रजत ने करा दिया, मैंने क्यों करा दिया भाई? मिर्चपुर की बस्ती रजत ने जलाई है, बाटला में दलितों का सामाजिक बहिष्कार रजत ने किया है, और बड़े बड़े कांड जो है वो रजत करता है। रजत उन केसों में पीड़ितों का वकील क्यों बनता है, समझौते क्यों नहीं होने देता, ये रजत कलसन का कसूर है। इसलिए मुझे कोसा जाता है, मुझे थ्रेट किया जाता है, मुझे धमकाया जाता है, मुझे बदनाम किया जाता है कि इसके घर से चेक मिले, या SC/ST एक्ट में पैसे खा गया, ये कर गया, वो कर गया। मेरे घर में सारे पढ़े लिखे हैं। मैं आज भी आपको बताऊं, मैं किराए पे रह रहा हूं, और मेरी जो बाकी फैमिली है वो 160 गज के मकान में 4 फैमिली रह रही हैं। जिस हिसाब से मेरे को कह रहे हैं ना कि पैसे, उस हिसाब से तो मैं बेंगलोर में रहना चाहिए था, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए थी, मेरे पास एक टाटा की कार है, उसकी 16,000 रुपये महीने की तो किस्त जाती है। जिस हिसाब से मेरे को ये मतलब बदनाम करने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करता रहूँगा। तो सिर्फ दलितों का केस लड़ते हैं रजत कलसन? नहीं, मेरे पास सभी कम्युनिटीज के केस हैं। अच्छा, ये भी बदनाम करने की कोशिश है। मेरे पास जाट कम्युनिटी के भी केस हैं, मेरे पास ब्राह्मण कम्युनिटी के केस है, पंजाबी कम्युनिटी के भी केस हैं, बैकवर्ड क्लासेस के भी केसेस हैं, मेरे पास सभी कम्युनिटी के केस हैं। जिन क्लाइंट्स को पता है कि हाँ आपको किसी क्वालिटी एडवोकेट के पास जाना, वो मेरे पास आते हैं। मैं कोर्ट में भी पूरी तरह से क्लाइंट्स को अपने क्वालिटी का काम देता हूँ। मैं केवल मतलब माइक पे बोलने का, मैं काम कोर्ट में भी अच्छी तरह अपने क्लाइंट का ईमानदारी से काम करता हूँ। अच्छा, एक चीज और याद आ गई, मैं बस इसको खत्म करूंगा फिर। आप जस्ट जुडिशरी को लेकर बहुत, जैसे आपने कहा कि पुलिस फोर्स में इस तरह की चीजें चलती हैं, सवाल तो जुडिशरी पर भी उठते हैं कि वहां नेपोटिज्म भी है। तो मतलब रजत कलसन क्या मानते हैं, नेपोटिज्म, कास्टिज्म ये जुडिशरी में भी ठीक ठाक? बिल्कुल है, वो भी इंसान है। जो जजों की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो भी इंसान है, उनकी भी कास्ट है, उनके भी धर्म है, और उनको भी अपनी कास्ट का और धर्म का ख्याल है। उनको भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी का फेवर करूं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो खास तौर पे लोअर जुडिशरी है, मजिस्ट्रेट लेवल के, एडिशनल सेशन जज लेवल के जो अधिकारी हैं, इनके ऊपर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का डंडा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इनको मजबूरन में अपना काम ईमानदारी से करना पड़ता है। एक दो बीच में एक्सेप्शन को छोड़ दें तो अदरवाइज जो लोअर जुडिशरी है बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे कोई लगाम नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई हंटर, उनके ऊपर कुछ है नहीं। उनको तो आप नौकरी से भी नहीं हटा सकते, उनको इम्पीचमेंट लेके आना पड़ेगा आपको ऊपर। तो जजेस को जो इम्प्यूनिटी है ये मतलब उनको बचा हाँ लेती है। बिल्कुल। लेकिन आप ये जो इतनी सख्त अप्रोच है ना आपकी, फिर आप मान लीजिए भवानी खेड़ा से टिकट भी ले आते हैं या भविष्य में किसी पार्टी से ले आए, चुनाव कैसे जीतोगे फिर आप? कोई ना कोई तो नाराज ही रहेगा आपसे। देखिए अभी तो मैंने एक बार कोशिश की थी पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन वही आप वाली बात है कि मुझ जैसे को कोई पसंद नहीं करता, सच बोलने वाले को, पारदर्शी इंसान को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अभी हालिया मेरे साथ कुछ घटनाएं की हैं, जैसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस ने बंद कर दिए सारे के सारे। मतलब मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा की तो बात ही दूर है, इंडिया में किसी के इतने मेरे 4 सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए,
फेसबुक मेरे को नोटिफिकेशन भेज रहा है कि हरियाणा लीगल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पे आपके अकाउंट बंद कर दिए। मेरे खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए। मेरे को अरेस्ट करने के लिए 6 घर पे पुलिस की गाड़ियाँ भेजी गई। मेरे को मतलब अरेस्ट करने के लिए कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, लोकेशन ट्रेस करके मेरे को अरेस्ट किया गया। और इस बारे में जब मैंने पब्लिक को कॉल किया, मेरे समाज को कॉल किया, तो आप 14 जुलाई के वीडियोस देखना, हजारों की संख्या में हरियाणा के लोग जो मेरे फेवर में आए। मेरे अरेस्ट के बाद लोगों में गुस्सा आया। इतना गुस्सा तो कुमारी शैलजा को चमारी कहने पे लोगों ने, एससी समाज ने नहीं दिखाया था, जितना मेरे को नीचे बिठाने पे लोगों ने गुस्सा दिखाया, और जिससे सरकार डरी फिर। और अगर कभी मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा तो यही लोग मुझे है ना, जो बड़ी पंचायत है वहाँ भेजने का काम करेंगे। चलिए, तो रजत कलसन जी, आप आए, आपने बातचीत की और बहुत से मुद्दों पर आपने खुल के बातचीत की। मजा आया इस बातचीत में। आपको अच्छा लगा? ठीक ठाक? बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक बड़े बैनर के पास मैं आया हूँ बातचीत करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया, मेरी बातें सुनी और मेरी बातों को प्रसारित भी करेंगे। चलिए, तो रजत कलसन हमारे साथ थे, इनसे बातचीत की है हमने, और बातचीत में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हमने टच किया है, और कुछ मुद्दे रह भी गए, वो फिर कभी इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये करीबन 1.5 दशक से जो है इस एक्टिविज्म के फील्ड में है और लगातार दलितों की एक मजबूत आवाज है हरियाणा में। तो आपको बातचीत कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और हरियाणा तक के अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।